हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ सीक्वेंशियल सर्किट्स। ये हमारा एलओसी का है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर का ये 7th पार्ट है जिसका नाम है सीक्वेंशियल सर्किट। इसमें जो सर्किट बन रहा है वो सीक्वेंशियल टाइप का है। ये पढ़ेंगे हम क्या होता है सीक्वेंशियल सर्किट्स। देखिए, पहले हम इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में। ओके, तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता था कि n इनपुट्स होते थे और m आउटपुट्स, मतलब आउटपुट जो है इनपुट पर ही डिपेंड होता था। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में। एंड सीक्वेंशियल सर्किट देखिए हम करते हैं आगे। द डिजिटल सर्किट डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर। इसमें सिंपल सा फंडा ये है सीक्वेंशियल सर्किट में कि इसमें एक मेमोरी एलिमेंट होता है। ठीक है, ये सिर्फ जैसे अगर कोई पिछला आउटपुट है हमारा, उसका इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंशियल सर्किट में यही होता है कि आउटपुट जो आता है हमारा, जैसा कि यहाँ पे पहले ही बताया है इन्होंने, ये देखिए इस लाइन में, द सीक्वेंशियल सर्किट्स आर circuits whose output depends on the present input as well as on past output। जो पिछला आउटपुट आया है उसको एज अ इनपुट की तरह काम करेगा और जो प्रेजेंट में इनपुट जो है उसको भी इनपुट में ले करके। ठीक है, इस तरह से ये सीक्वेंशियल सर्किट काम करती है। द सीक्वेंशियल सर्किट कंटेन एट लीस्ट वन मेमोरी एलिमेंट विच कैन स्टोर बाइनरी इन्फॉर्मेशन इन इट। और इसमें एक मेमोरी एलिमेंट होती है जो पिछला जो आउटपुट है उसको होल्ड करती है और एज अ इनपुट में प्रेजेंट इनपुट के साथ उसको प्रोसेस करती है। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम में देखिए ध्यान से, एक सर्किट है हमारे पास। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता था कि जितने इनपुट होते थे उतने आउटपुट निकलते थे। बट सीक्वेंशियल सर्किट में क्या है, एक मेमोरी एलिमेंट ऐड कर दिया गया है जो कि इसका जो अगर आउटपुट आता है, कोई पिछला कॉम्बिनेशनल सर्किट था उसका आउटपुट आया तो वो मेमोरी एलिमेंट में चला गया वो। अब वो एज अ इनपुट की तरह काम करेगा इसमें सीक्वेंशियल सर्किट के कॉम्बिनेशनल सर्किट में। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत हो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट कहाँ से आ गया ये। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बस दे रखा है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में सिर्फ ये होता था कि जितने इनपुट होते उतने आउटपुट होता था। बट सीक्वेंशियल सर्किट में क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट को ले करके और उसमें ऐड कर दिया गया है मेमोरी एलिमेंट्स उसके अंदर। ठीक है, तो ताकि वो पिछला जो आउटपुट है उसका उसमें सेव करके एज अ इनपुट की तरह काम करे उसके लिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए, उसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, अब ये डायग्राम देख चुके आप। अब हम चलते हैं, देखिए, वर्क इन सीक्वेंस बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द पास्ट आउटपुट एज वेल एज द प्रेजेंट इनपुट। वही सीक्वेंशियल सर्किट का मेन यही होता है कि पास्ट जो आउटपुट था, पिछला जो आउटपुट है उसको भी एज ए इनपुट की तरह ले करके प्रेजेंट इनपुट के में उसे प्रोसेस करना ही सीक्वेंशियल सर्किट कहलाता है। ठीक है, अब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। इट इज़ सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। ये तो सिंपल सी बात वही है, इसका कैरेक्टर सबसे पहला कैरेक्टर यही हो गया। और दूसरा है कंटेन एटलीस्ट वन, इसमें मेमोरी एलिमेंट होगा ही होगा। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ जाती है क्योंकि इसमें मेमोरी एलिमेंट भी इसमें ऐड है। ठीक है, इसलिए। और कंपैरेटिवली स्लोवर इन स्पीड, स्लोवर इसलिए है स्पीड इसकी क्योंकि मेमोरी में सेव करेगा पहले, उसके बाद फिर इनपुट में देगा उसको, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए स्लोवर है स्पीड में। ठीक है, और कॉस्ट में चीपर है ये, लेस हार्डवेयर, इसके कम हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या डिफरेंस है इसमें। कॉम्बिनेशनल जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है वो है, और सीक्वेंशियल जो हमारा इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। इट इज़ अ सर्किट हुज आउटपुट्स एट एनी टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द इनपुट अप्लाइड टू इट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट होता था वो पूरा इनपुट पर ही डिपेंड होता था। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या है कि इसका आउटपुट जो है पास्ट आउटपुट और प्रेजेंट इनपुट दोनों पे ही डिपेंड है इसका आउटपुट सीक्वेंशियल सर्किट का। ओके,
अब इसमें देखिए कंटेंट्स नो मेमोरी एलिमेंट, इसमें मेमोरी एलिमेंट नहीं है, इसमें होता है, बस सिंपल सी बात है। ये इजी टू डिज़ाइन है, ये डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन। वही पॉइंट्स इसमें लिख देना है जो अभी हमने पढ़ा है ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये सारे पॉइंट आप सीक्वेंशियल सर्किट में लिख दीजिएगा और इसका उल्टा कर दीजिएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट में, ठीक है। बस इतना आपको करना है, ओके। अब चलते हैं क्लॉक। ये एक हमारा एक पल्स जनरेटर होता है। ये पल्स जनरेटर विद इन ए डिजिटल सिस्टम टू विच ऑल ऑपरेशंस आर सिंक्रोनाइज्ड इज कॉल्ड क्लॉक। अब क्लॉक का मतलब ये है कि ये एक तरह का वेव सिग्नल होता है, ठीक है, स्क्वायर वेव सिग्नल होता है जो एज अ पल्स जनरेटर की तरह काम करता है एक डिजिटल सिस्टम के अंदर। डिजिटल जो सिस्टम है ना, वो उसमें ये क्लॉक जो है एक पल्स जनरेटर की तरह काम करता है। ये ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए इस तरह के सिग्नल्स जनरेट करता है, वो उसे क्लॉक कहते हैं, ठीक है। और ये क्लॉक पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है, ओके। ये जो 0 एंड 1 देख रहे हो आप डायग्राम के अंदर, ये जो 1 एंड 0, 0 हमारा क्या है, नेगेटिव है एंड 1 हमारा पॉजिटिव है। तो जो नीचे है वो 0 है, ऊपर जो है 1 है जो पॉजिटिव में जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्लॉक का डायग्राम है, बेसिक डायग्राम। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, स्क्वायर वेव सिग्नल हैज पॉजिटिव क्लॉक पल्स एज वेल एज नेगेटिव क्लॉक पल्स। इसमें जो स्क्वायर वेव सिग्नल होता है हमारा, जो जिसे हम क्लॉक सिग्नल कह रहे हैं हमें, ये जो है हमारा, इसमें पॉजिटिव क्लॉक पल्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया अभी आपको, 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे 7.3a शोस है पॉजिटिव क्लॉक पल्स एंड फिगर 7.3b शोस है नेगेटिव क्लॉक पल्स। अब इस फिगर में देखिए ए के अंदर पॉजिटिव क्लॉक पल्स ये हमारा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, 0 से लेके 1 लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव पे जा रहा है और इसको सीधा सीधा आपको पढ़ के बता देता हूँ मैं। देखिए, इन ए पॉजिटिव क्लॉक पल्स इनिशियली इट इज़ at logic level 0 and makes a transition from logic level 0 to logic level 1 अब momentarily and then returns to logic level 0। अब इसमें क्या है कि जो इसका जो ट्रांजिशन हो रहा है 0 से लेके 1 पे, ये जो अब ये 0 है और ये 1 है ऊपर हमारा, ठीक है। तो 0 से 1 की तरफ जा रहा है किसके अंदर, पॉजिटिव क्लॉक पल्स। ये डायग्राम जो है पॉजिटिव क्लॉक पल्स का ही है, जिसमें इसका जो लॉजिक लेवल जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है, किस साइड से ट्रांजिशन कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब 0 से लेके ऊपर की तरफ यानी 1 की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, लॉजिक लेवल 0 टू लॉजिक लेवल 1। ये जो 0 और 1 है क्या है, लेवल है ये हमारा इसका क्लॉक पल्स का, ठीक है। इस पॉजिटिव क्लॉक पल्स का ये लेवल है 0 और 1, 0 से लेके 1 पे जा रहा है लॉजिक लेवल, ठीक है। उसके बाद वापस किस में आ जाता है, लॉजिक लेवल 0 पे। वो कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ से फिर ऊपर गया 1, तो 1 पे फिर नीचे आया 0, ठीक है, वापस 0 पे आ जाता है। ये पॉजिटिव क्लॉक पल्स में ऐसा होता है। ऐसा आपको एग्जाम में भी लिखना है अगर आ जाता है क्लॉक पल्स के बारे में तो, ओके। द लीडिंग एज ऑफ द पल्स इज लॉजिक लेवल 0 टू लॉजिक लेवल 1 और ट्रेलिंग एज इज़ फ्रॉम लॉजिक लेवल 1 टू लॉजिक लेवल 0। अब इसमें देखिए लीडिंग एज भी होता है और एक ट्रेलिंग एज भी होता है। लीडिंग एज ये जो हमारा ऊपर के जहाँ पर ये जो लिखा हुआ है लीडिंग एज, ये जो एज है हमारा कोना, जिसे कोना कहते हैं हम, कोना नहीं, एज को तो हम लाइन कहते हैं, वर्टेक्स को कोना कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारा लेफ़्ट साइड का, जो लीडिंग एज जिस एरो को शो कर रही है, ठीक है, उसे लीडिंग एज क्यों कहा गया है, क्योंकि ये 0 से लेके 1 के ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो उसे हम लीडिंग एज कहेंगे। अब देखिए 1 से नीचे की तरफ जो आ रही है उसे हम ट्रेलिंग एज कह रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में भी आपको लिखना है। अब चलते हम इन नेगेटिव क्लॉक पल्स। अभी तो हमने पॉजिटिव वाला देखा है, अब नेगेटिव वाले डायग्राम पे आ जाओ, इसमें देखना है, ठीक है। देखिए, इन नेगेटिव क्लॉक पल्स इनिशियली इट इज़ एट लॉजिक लेवल 1। अभी कहाँ पर होता है, शुरुआत में इसका लॉजिक 1 पर होता है और इसका डायग्राम इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पर ये अभी 1 पर है शुरुआत में, ओके, एंड इट मेक्स ए मोमेंटरी ट्रांजिशन टू लॉजिक लेवल 0 फॉलोड बाय पॉजिटिव ट्रांजिशन बैक टू लॉजिक लेवल 1।
अब जैसे कि 1 से फिर 0 पे आया, फिर 0 से फिर 1 पे चला जाएगा, बिल्कुल उसी की तरह हो रहा है, बट ये नेगेटिव में हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और इसमें पहले शुरुआत में क्या हो रहा है कि ये जो 1 पर है, ठीक है, 1 से 0 में आ रहा है, तो ये कौन सा एज कहलाएगा? फॉलिंग एज कह लो या फिर निगेटिव एज कह दो इसको। ठीक है, और ये उसके बाद 0 से 1 के ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा क्या आएगा? राइजिंग एज, मतलब ऊपर की तरफ जाना, उसे कहते हैं राइजिंग, या फिर पॉजिटिव कह लो आप इसको, पॉजिटिव एज कहलाएगा इसमें। ओके, इसमें एज कौन सा? लीडिंग एज और ये ट्रेलिंग एज। ओके, समझ चुके हैं क्या है इसमें डिफरेंस? इन दोनों में डिफरेंस समझ चुके हो? ऐसे एग्ज़ाम में आपको बनाना है और पूरा पूरा ये चीज़ें लिखनी है आपको ध्यान से। ओके, hence a square wave signal shown in figure 7.2 could simply be a series of positive or negative clock pulse, but the main requirement is that the clock should be perfectly periodic। अब क्लॉक जो है पूरा परफेक्ट होना चाहिए, पीरियडिक होना चाहिए, मतलब लगातार उसका पल्स जनरेट होगा 0 एंड 1 के फॉर्म में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव के फॉर्म में। ठीक है, इसे उसे ही हम कहेंगे क्लॉक पल्स। ठीक है, अब चलते हैं हम फ्लिप फ्लॉप क्या होती है। फ्लिप एंड फ्लॉप ये एक तरह का मेमोरी होती है। ठीक है, एक बीट का इंफॉर्मेशन सिर्फ इसमें स्टोर किया जा सकता है इस मेमोरी के अंदर, उसे हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला, ए फ्लिप फ्लॉप इज़ ए बेसिक मेमोरी एलिमेंट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। सिर्फ एक बीट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, उसी को फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, उस मेमोरी को। ठीक है, ऐसा मेमोरी जिसमें सिर्फ एक बिट के इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं उस मेमोरी के अंदर, उसे फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। ओके, ऐसे आपको लिखना है एग्ज़ाम में अगर फ्लिप फ्लॉप के बारे में आ जाता है तो। और ये सारी चीज़ें लिखने हैं जो ये सब बता रखे हैं। और ये आप सोच रहे हो इतना सारे कैसे लिख देंगे, बहुत ही आसान है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, फ्लिप फ्लॉप हैज़ 2 स्टेबल स्टेट्स। इसमें 2 स्टेट्स होते हैं, सेट एंड रीसेट। ठीक है, वन ऑफ द स्टेबल स्टेट इज़ नोन एज सेट, या फिर कह लो 1। सेट का मतलब हो गया 1, रीसेट का मतलब हो गया 0, या फिर क्लियर का भी मतलब 0 ही होता है। ओके, तो सेट को 1 कहते हैं, वेर इज द अदर स्टेबल स्टेट इज कॉल्ड रीसेट, क्लियर और 0। ठीक है, नॉर्मली देर आर 2 इनपुट लाइन्स नोन एज डाटा इनपुट्स एंड 2 आउटपुट लाइन्स क्यू एंड क्यू बार। अब एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, इसमें 2 इनपुट लाइन्स होती हैं, कोई सा भी इनपुट हो सकता है वो। ठीक है, और आउटपुट लाइन में इसका ये हमेशा ऐसा होता है कि इसका आउटपुट भी 2 होता है, लेकिन दोनों आउटपुट थोड़ा अपोजिट होते हैं। पहला जो आउटपुट होगा वो मान लीजिए क्यू है, और दूसरा आउटपुट है हमारा वो क्यू बार होगा हमेशा। ठीक है, इसमें 2 आउटपुट होंगे, पहला हमेशा होगा क्यू एंड दूसरा क्यू बार। ठीक है, क्यू की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि क्यू ही रहे। ठीक है, बट बुक में जो है आप वैसे भी लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, क्यू पहला लिया आउटपुट जो आया, उसके बाद दूसरा क्यू बार आएगा हमेशा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इन एडिशन टू द 2 डाटा इनपुट लाइन्स द फ्लिप फ्लॉप हैज़ ए क्लॉक लाइन। अब 2 इनपुट लाइन के साथ साथ एक क्लॉक भी हम उसमें ऐड कर देते हैं, ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है ये। ठीक है, ताकि उसका जो स्टेट है उसे चेंज किया जा सके। ए ट्रेन ऑफ पल्स is applied at this clock line. The state of the output at any instant of time depends upon the past output and the data input present at that instant of time। अब ये वही चीज़ बोल रहा है कि जो पास्ट आउटपुट है और प्रेजेंट में जो इनपुट लाइंस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका आउटपुट। ठीक है, दैट स्टेट कैन चेंज ओनली व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड। अब स्टेट तभी चेंज होगा जब क्लॉक पल्स उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देखिए, वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप बट ऑल हैव द फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये ध्यान रखना है कि क्यू और क्यू बार क्या होता है, ये सब भी आपको एग्जाम में बताना है। इतना तो आप समझ चुके हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है और यही चीज़ें एग्ज़ाम में लिखनी है। और दूसरा चीज़ ये है कि अब वो क्यू एंड क्यू बार क्या है ये भी आपको बताना है। देखिए, द आउटपुट क्यू एंड क्यू बार आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक दूसरे से जो होते हैं हमेशा कॉम्प्लीमेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। अगर सेम मिलता है आउटपुट दोनों का, क्यू और क्यू बार का, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये इम्पोर्टेंट है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू का वैल्यू 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। ठीक है,
मान लीजिए क्यू की वैल्यू आउटपुट में 1 आया, ठीक है, तो क्यू बार का हमेशा आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर क्यू बार का भी अगर 1 आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है क्यू और क्यू बार का, तो ये डिफाइंड नहीं कहलाएगा, नॉट डिफाइंड कहलाएगा ये, ठीक है, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, वो नॉट पॉसिबल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता ऐसा, इसका रूल है। ओके, वही चीज़ इसमें भी बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, द सर्किट हैज़ टू स्टेबल स्टेट, सेट एंड रीसेट, ये भी आपको बताना है। इफ़ द सर्किट इज इन सेट स्टेट इट कंटिन्यूज टू रिमेन इन दिस स्टेट, एंड सिमिलरली इफ इट इज इन रीसेट स्टेट इट कंटिन्यूज टू रिमेन इन स्टेट अंटिल द एक्सटर्नल सिग्नल इज चेंज टू चेंज दिस स्टेट। जब तक एक्सटर्नल सिग्नल नहीं आ जाता चेंज करने के लिए स्टेट का, तब तक वो जो होगा सेट का सेट में रहेगा, रीसेट का रीसेट में ही रहेगा उसका स्टेट। अब मैं इसको पहले इतना समझ लीजिए फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, अब आगे चलते हैं हम इसको अच्छे से समझाएंगे। अब देखिए लैच क्या होता है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लिप फ्लॉप लैच। सबसे पहले लैच समझिए, लैच क्या होती है। देखिए, ऑल फॉर लैच, इसमें मैंने जो ये बता रखा है, ये अपने नोट्स में ये ध्यान रखना है क्या आता है, ये सब कंडीशन होगा तभी लैच कहलाएगा। ओके, देखिए क्या है, विदाउट क्लॉक इनपुट चेंज टू आउटपुट, अगर बिना क्लॉक पल्स यूज़ किए इनपुट चेंज हो रहा है आउटपुट में, ठीक है, तो वो हमारा लैच कहलाता है। उसमें हम क्लॉक पल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं और हमारा इनपुट आउटपुट में चेंज हो रहा है, तो वो हमारा लैच कहलाएगा। और भी देखिए, बिल्ट फ्रॉम लॉजिक गेट, और ये हमारा लॉजिक गेट से बनता है, एंड सिक्वेंशियल सर्किट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारा एक लेवल ट्रिगर होता है, विद क्लॉक डिपेंड ऑन लेवल ट्रिगर्ड, नॉट एनी क्लॉक पल्स कॉल्ड लैच। अब सबसे मेन देखिए, ये वाला मैंने आपको बता रखा है कि लैच किसको कहते हैं। देखिए, उसमें कोई भी ट्रिगर ना हो और ना ही कोई क्लॉक पल्स हो उस सर्किट में, तो वो हमारा लैच सर्किट कहलाएगा, ठीक है। समझ चुके हो लैच किसे कहते हैं, क्लॉक पल्स यूज़ ना हो, ना ही उसमें एनी ट्रिगर्ड हो, कोई भी ट्रिगर यूज़ ना हो, तो उसे हम कहेंगे लैच। ये आपको एग्ज़ाम में लिखना है, और ये आता भी है, व्हाट इज़ लैच ऐसे करके आ जाता है, तो आपको ये डायग्राम पहले बना लेना है, इसको लैच कहते हैं। देखिए, इसमें कोई भी क्लॉक पल्स यूज़ नहीं हुआ है। क्लॉक पल्स का मतलब हो गया, अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्लॉक कहाँ से कैसे यूज़ किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्लॉक को यूज़ किया गया है इनपुट में, ठीक है। क्लॉक की वैल्यू हमेशा इसमें हम 1 ही ले रहे हैं, वैसे 0 भी ले सकते हैं हम इसको स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो हमने अभी 1 ले रखा है, और पूरे इसमें हमने 1 ही लिया है, ठीक है। एग्ज़ाम में भी हम 1 लेकर ही चलेंगे। ओके, तो ये क्लॉक इसमें हमने लिया है, तो ये हमारा लैच नहीं कहलाएगा। ओके, ये लैच सर्किट नहीं कहलाएगा, और जिसमें क्लॉक यूज़ नहीं हुआ है वो हमारा लैच सर्किट कहलाएगा। और लैच सर्किट का बेसिक डायग्राम है आपका ये वाला, ये है आपका लैच सर्किट डायग्राम। ओके, अगर आता है व्हाट इज़ लैच, तो आपको सिंपल सा ये डेफिनेशन लिख लेना है आपको, उसमें कोई भी ट्रिगर ना हो, ना ही कोई क्लॉक पल्स यूज़ हो उस सर्किट के अंदर, उसे हम कहेंगे लैच सर्किट, और ये सर्किट बना के दिखा देना है। ओके, और इसके आउटपुट्स भी लिख लेना है आपको, ठीक है। अब मैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये सब बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप इज़ बाय कनेक्टिंग टू इन्वर्टर्स। The output of one inverter is connected to the input of the second inverter, and the output of the second inverter is fed to the input of the first inverter as shown in figure। अब देखिए, इसमें हम इसमें नैंड गेट का इस्तेमाल करते हैं फ्लिप फ्लॉप के अंदर। इसमें 2 नैंड गेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, एक ऊपर एक ए और बी, ठीक है। G1 और G2 हमारे 2 नैंड गेट्स हैं। ओके, अब इस नैंड गेट का हमने आउटपुट यहाँ पर क्यू होता है, हमेशा ध्यान रखना है। G2 का नैंड गेट हमेशा क्यू बार होगा। ओके, अब देखना है इसका जो क्यू का जो लाइन आ रहा है एज अ इनपुट में G2 का काम कर रहा है, ठीक है, और G2 का जो आउटपुट है क्यू बार एज अ
इनपुट में यहाँ पर ए में काम कर रहा है, ठीक है। ये इसका रोल है, इसका फ्लिप फ्लॉप का। ओके, ऐसे आपको एग्ज़ाम में भी बताना है कि उसका आउटपुट एज ए इनपुट की तरह काम करेगा और दूसरे वाले का आउटपुट भी एज ए बी वाले का इनपुट की तरह काम करेगा। ओके, दिस सर्किट हैज़ टू स्टेट्स 0 और 1। इसमें 0 और 1 स्टेट्स में होते हैं इसका जो भी आउटपुट आता है, ठीक है। अब देखिए सेट स्टेट में क्या होगा, सेट यानी 1, इसका जो आउटपुट आएगा 1 आएगा। अब आउटपुट में हम कौन सा आउटपुट लेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना है जो क्यू वाला है ना, क्यू बार वाला मत लेना, क्यू वाला। अगर सॉल्व करने के बाद आउटपुट में क्यू की वैल्यू 1 आ रही है लास्ट में, ठीक है, तब समझ जाओ कि ये हमारा सेट स्टेट में है। ये सर्किट, ये डायग्राम, ओके, वो हमारा सेट स्टेट में है। यदि 1 की जगह पे 0 आ जाता है वहाँ पर, तो वो हमारा रीसेट स्टेट में होता है। ओके, और अगर क्यू और क्यू बार दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती है, चाहे वो 0 0 हो या फिर 1 1 हो, तो क्या होगा कि ये हमारा नॉट पॉसिबल कंडीशन बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब जैसा कि इस डायग्राम देखिए, ए की वैल्यू 0 लिया हमने, बी की वैल्यू 1 लिया। एज ये चीज़ जो है ना आपको गिवन रहेगा कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी आप एग्जांपल देना चाहते हो, एग्जामिनर को समझाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 0 1 कुछ भी ले सकते हो इनपुट के लाइन में, ठीक है। और आउटपुट में आपको क्यू की वैल्यू लेना ही पड़ेगा, ये भी आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे सेट स्टेट में क्यू की वैल्यू ले रखा है 1, ठीक है। देखिए क्यू की वैल्यू इन्होंने अभी 1 ले रखा है यहाँ पर शुरुआत में, क्यू डबल इक्वल्स टू 1, और आउटपुट में भी इसका क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। वो कैसे आ रहा है वो देखते हैं। देखिए ए और बी तो हमने ले लिया 0 और 1, ओके। अब इसमें ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको समझाऊंगा, ये ध्यान से सुनिएगा। अगर ये आप समझते नहीं हो तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। अब 0 मल्टीप्लाई होगा, अब क्योंकि ये नैंड गेट है, ठीक है, इसमें इस नैंड गेट में 2 इनपुट लाइन्स नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। बट इसमें सिर्फ एक ही इनपुट लाइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंड गेट की तरह मतलब नैंड गेट की तरह काम ना कर करके नॉट गेट की तरह ये काम करेगा। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, अब नॉट के गेट की तरह काम क्यों करेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि इसमें इस नैंड गेट के अंदर एक ही इनपुट है इसलिए। अब क्योंकि इनपुट में 0 है, तो अब नॉट गेट काम करेगा तो उल्टा कर देगा ना, वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा। नॉट गेट का काम ही यही है, नॉट गेट का कॉम्प्लीमेंट कर देना। तो 0 किस में चला जाएगा, 1 में आ जाएगा। तो इसका जो G1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। पिछला Q की वैल्यू 1 भी 1 थी हमारे पास, और फिर से हमारे पास 1 ही आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि अब Q की वैल्यू 1 आ चुकी है आउटपुट, अब ये आउटपुट एज अ इनपुट में यहाँ पर काम करेगा B पे, ठीक है। यहाँ पे 1 आ चुका है। अब ये भी हमारे पास इसमें 2 इनपुट लाइन्स नहीं है, एक ही इनपुट है। तो इसमें भी क्या होगा कि अब ये नैंड गेट एज अ नॉट गेट की तरह काम करेगा। ओके, अब ये 1 किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में। अब यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। अब क्यू बार के वैल्यू 0 आ गई। अब क्योंकि दोनों का आउटपुट जो हुआ सेम नहीं है, तो ये हमारा कंडीशन क्या है, स्टेबल स्टेट में है, ठीक है, और सेट स्टेट में है। स्टेबल है और एंड सेट स्टेट में है। स्टेबल का मतलब ये हुआ कि दोनों का वैल्यू जो है डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, उसे हम कहेंगे स्टेबल स्टेट। और सेट स्टेट में इसलिए है क्योंकि हमारे क्यू की वैल्यू यहाँ पर 1 है इसलिए। ओके, ये पूरा चीज़ें आपको ध्यान देना है। देखिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर 7.5 दैट इफ़ द सर्किट लैच इज इन सेट स्टेट इट कंटिन्यूस टू रिमेन इन दिस स्टेट। अब देखिए रीसेट स्टेट में क्या है, रीसेट स्टेट में यह है कि यहाँ पर क्यू की वैल्यू जो है आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए हम इसको रीसेट स्टेट कह रहे हैं। अब देखिए वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमने इनिशियल में क्यू की वैल्यू 0 लिया है, और ये हमें लेना ही पड़ता है हमेशा, ध्यान रखना है आपको
कि फ्लिप फ्लॉप ये सब जो डायग्राम है हमारे पास, इसमें हमें क्यू की वैल्यू लेनी पड़ती है एंड इनपुट तो लेना ही पड़ता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 है और यहाँ पर क्यू की वैल्यू भी हमने 0 लिया, तो एज अ ये इनपुट की तरह यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। आपको ना एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये देखिए पहले इसको देखिए, क्यू की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे एज ए इनपुट यहाँ पे 0 के काम की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इनपुट नहीं है, सिंगल इनपुट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। अब ये 1 क्यू बार की वैल्यू 1 आ गई, अब ये 1 एज ए इनपुट यहाँ पे काम करेगा, ये फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। अब 0 था 0 में आ गया, और 0 और 1 डिफरेंट है, तो ये हमारा किस में है, स्टेबल स्टेट में है एंड सेट स्टेट में है, ठीक है। सेट नहीं, रीसेट स्टेट में, सॉरी, ठीक है। अब देखिए, इन द लैच ऑफ फिगर 7 देयर इज नो वे ऑफ एंटरिंग द डिजाइन डिजिटल इन्फॉर्मेशन टू बी स्टोर इन इट इफ वी रिप्लेस द इन्वर्टर G1 एंड G2 with two input NAND gates. The other input terminals of the NAND gate can be used to enter the desired digital information. अब देखिए, each flip flop in its making make use of latch as shown in figure 7.77. अब इस सर्किट में ध्यान से देखिए कि ए और बी में दो दो इनपुट लाइन्स है, मतलब G1 जो हमारे पास नैंड गेट है, इसमें 2 इनपुट लाइन्स है ना। पिछले में क्या था, हमारे पास सिर्फ सिंगल इनपुट लाइन्स होते थे, ये देखिए। अब इसमें क्या है, 2 इनपुट लाइन्स हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ये तो पता होगा आपको। अभी तक आप अगर मेरे वीडियो को अच्छे से देखते हुए आ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए क्या है या नहीं, ठीक है। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, और गेट क्या करता है, प्लस करता है, ठीक है। एंड नॉट गेट क्या करता है, NOT नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्ट करता है, उल्टा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड गेट और नॉट गेट दोनों को मिला के क्या हो जाता है, नैंड गेट। तो ये तो आपको पता है नैंड गेट होता है, ठीक है। बट इसमें 2 इनपुट लाइन्स हैं, तो नैंड गेट क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद उसको इन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब पिछले जो भी हमारे पास सर्किट था उसमें क्या होता था, उसमें सिर्फ एक ही इनपुट था, इसलिए वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था, वो डायरेक्ट क्या कर दे रहा था, इन्वर्ट कर दे रहा था, ओके। अब इसमें देखिए, इसमें 2 इनपुट्स हैं, एक नैंड गेट के अंदर 2 इनपुट है, तो क्या करेगा वो नैंड गेट, मल्टीप्लाई करके इन्वर्ट करेगा ना वो। तो अब इसमें क्योंकि 2 इनपुट है, तो दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वो इन्वर्ट करेगा, और इनपुट लाइन्स में हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही होगा इनपुट, ठीक है। 0 एंड 1 कुछ भी हो सकता है, या फिर 1 1 भी हो सकता है, 0 0 भी हो सकता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा, और मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम हमेशा करते आते हैं शुरुआत। जैसे अगर 0 के साथ अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बन जाएगा ना, वो सिंपल सी बात है। तो वही मल्टीप्लाई जैसा होता है वैसे ही करना है आपको, ओके। उसके बाद उसको इन्वर्ट कर देना है, ओके, समझ चुके हो। अब देखिए आगे, SR फ्लिप फ्लॉप। अभी हमने क्या पढ़ा है, फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था हमने कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं SR फ्लिप फ्लॉप पे। अब SR इसका फुल फॉर्म होता है सेट एंड रीसेट, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपको क्लियर हो चुका होगा कि S से हमारा सेट हो गया और R से हमारा रीसेट हो गया, ठीक है। तो ये जो SR फ्लिप फ्लॉप है, ये सेट एंड रीसेट फॉर्म में होता है, ठीक है, इसलिए इसको SR फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। अब इसका देख लीजिए सिंपल सा डेफिनेशन, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। इट हैज़ 2 इनपुट्स नेमली सेट एंड आर रीसेट एंड 2 आउटपुट्स Q एंड Q बार विच आर कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर। अब वही बात होगी, SR फ्लिप फ्लॉप को अगर आपको डिफ़ाइन करना है एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको सिंपल सा बस यही लिख देना है कि ये एक तरह का फ्लिप फ्लॉप है जिसमें सेट और रीसेट स्टेट होता है,
और इसमें दो इनपुट लाइंस होती हैं जिसे हम सेट और रीसेट कहते हैं, ठीक है, एस आर कहते हैं। इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर दो इनपुट लाइंस होते हैं एस और आर नाम का, जिसे सेट और रीसेट कहा जाता है, एंड टू आउटपुट्स क्यू एंड क्यू बार, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये जो आपका नैंड गेट है, इसमें दो इनपुट लाइन्स है, वो या तो 0 एंड 1 में होगा, या 1 में हो सकता है, या फिर 0 0 भी हो सकता है। तो ये जो एस आर है आपका, ये आप सोच रहे होगे कि एस तो हमारे साथ सेट होता है, सेट जिसको 1 कहते हैं, और आर हमारा रीसेट होता है जिसको हम 0 कहते हैं। तो ये हमारा दोनों एस और आर दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है, ये आपका कंडीशन में आता है। देखिए केस 1 में देखते हैं आपको, देखिए केस 1 में तो सिंपल सा, देखिए उल्टा हो गया ना, एस की वैल्यू 0 होगी, आर की वैल्यू 1 होगी। ये आपको समझ आ गया? तो इसमें कई सारे केस होते हैं, 4 केस हैं इसमें। तो उस केस के बेस पे भी आपको ये डिज़ाइन करना पड़ता है सर्किट। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एस हमारा सेट होता है, सेट हमेशा 1 ही हो, और रीसेट जो होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं 0 स्टेट, ठीक है, 0। बट इनपुट लाइंस में जो है हम उसमें केस लगा सकते हैं। आउटपुट हमेशा अगर 0 आता है तो वो हमारा हमेशा रीसेट में ही होगा। ये नहीं कि 0 आ रहा है तो उसको आप सेट कर दो ना, जो अगर 0 आ रहा है तो वो रीसेट ही कहलाएगा, क्योंकि इसका रूल है 0 को रीसेट कहते हैं, 1 को सेट कहते हैं, ओके। बट इनपुट लाइंस में इसका केस हम चेंज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब इसमें देखिए, ये आपको बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनपुट ये जो ट्रुथ टेबल इसको कहते हैं हम, एंड गेट का, नैंड गेट का ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है। ये आपका जो आपके पास ये जो है, ये नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है ये, और ये आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल है, ठीक है। जो आप अगर नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बना लेते हो ना, तो एस आर गेट का ट्रुथ टेबल आप इन सब को सॉल्व करने के बाद बना सकते हो। ये जो केस मैंने अभी बताया ना, केस 1, केस 2, केस 3, इन सब का यूज़ करके इसका आउटपुट निकाल करके ना आप ये वाला ट्रुथ टेबल बना सकते हो। या फिर आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो कि एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल ऐसा होता है। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो एग्ज़ाम के अंदर, अगर आपको टाइम बचाना है तो। बट अगर आपको समझ में आ चुका है, बट आपको याद नहीं है उसका ट्रुथ टेबल एस आर फ्लिप फ्लॉप का, तो आप डायरेक्ट उसका केस लगा के, केस 1, केस 2 इस्तेमाल कर करके उसका आउटपुट निकाल के आप देख सकते हो। उसका ये सारा जो आउटपुट निकालने के बाद ही ये ट्रुथ टेबल बना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सर्किट के माध्यम से ट्रुथ टेबल बनाया जा सकता है, और ट्रुथ टेबल के माध्यम से सर्किट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले एलओसी के चैप्टर्स में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कैसे क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसको अच्छे से देखिए। अब नैंड गेट का ट्रुथ टेबल हमारा ये है, ओके। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम ये गेट बनाते हैं। ये जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, 0 1, ये सब आउटपुट जो आ रहा है, ये सब हम इस गेट का इस्तेमाल, मतलब इस ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करके बना रहे हैं। और इसी ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करके ये आपका ये एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है, ये कैसे बना, ये बहुत ही सिंपल है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है आपको कि एलओसी के एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है। जब दोनों ट्रू होंगे, मतलब ए और बी दोनों इनपुट अगर ट्रू होंगे, तभी उसकी वैल्यू 1 होगी, जिसे कहते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है, तभी वो ट्रू होगा। अब नैंड गेट आ गया, एंड गेट एंड नैंड गेट थोड़ा मिलता जुलता है ना, तो जो नैंड गेट आ गया, एंड गेट का उल्टा कर दो, बस वो आपका नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बनकर रेडी, ठीक है। अब एंड गेट में क्या था कि अगर दोनों ट्रू होता है इनपुट, तो उसको क्या कर दो, ट्रू कर दो। बट उसका उल्टा कर दो, नैंड गेट में ट्रुथ टेबल बनाना है तो अगर दोनों ट्रू होता है तो फॉल्स कर दो। सिंपल सा वही चीज़ है यहाँ पर देखिए।
यहाँ पर इनपुट में दोनों 1 1 है, जिसे ट्रू कहते हैं हम, ठीक है। तो दोनों ट्रू है तो इसको हम फॉल्स कर देंगे। एंड गेट में क्या करते थे, यहाँ पर 0 की जगह 1 कर देते थे, बट यहाँ पर अब 0 कर दिया क्योंकि ये नैंड गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम फ्लिप फ्लॉप के अंदर। ओके, समझ चुके आप। तो अब इस और बाकी सारे 1 1 हो जाएंगे, ये ध्यान रख रहे हैं आपको। ओके, तो इस ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करके हम करते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। इट हैज़ टू इनपुट नेमली सेट, ये तो मैंने आपको बता दिया, और आउटपुट क्यू और एंड क्यू बार होता है। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, ये भी एग्ज़ाम में आपको बताना है। उसके बाद सर्किट डायग्राम आता है आपका, ये भी आपको बनाना है और एग्जाम्पल के माध्यम से बताना है आपको, ठीक है। द सर्किट ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप इज मेड विद द हेल्प ऑफ लैच एंड 2 मोर NAND गेट्स एज शोन इन फिगर 7.9। अब देखिए, अब सर्किट कैसे बन रहा है आपका। ये जो SR फ्लिप फ्लॉप है, इसको सर्किट बनेगा कैसे। देखिए, द सर्किट ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप इज मेड विद द हेल्प ऑफ लैच एंड 2 मोर NAND गेट्स। इसमें लैच का इस्तेमाल किया गया है और 2 NAND गेट और ऐड कर करके इसका SR फ्लिप फ्लॉप बनाया गया है। वो कैसे, जैसे लैच तो हमें पता है क्या क्या होता है, इसे हम लैच कहते हैं। जो डॉटेड लाइन, डॉटेड बॉक्स के अंदर जो हमारा है डायग्राम, इसको हम लैच कहते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 इनपुट लाइन्स है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सिंगल इनपुट लाइन भी होता है, डबल इनपुट लाइन्स भी हो सकती हैं लैच के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये लैच है हमारा, बट लैच में आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ 2 ही आपके पास गेट्स होंगे, नैंड गेट। ओके, अब एक इन लैच का इस्तेमाल करके और 2 एक्स्ट्रा नैंड गेट का इस्तेमाल करके आपका क्या बन जाएगा, SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है डायग्राम। बस डायग्राम बन जाए उसके बाद तो आप फोड़ दोगे आसानी से एग्ज़ाम को पूरा। देख लीजिए, आउटपुट ऑफ दिस सर्किट एट ए पर्टिकुलर टाइम विल डिपेंड अपॉन द 2 इनपुट्स S एंड R एज वेल एज स्टेट्स ऑफ लैच Q0 और Q=1। अब इसमें ध्यान देना है कि SR फ्लिप फ्लॉप के अंदर आउटपुट किस पर डिपेंड कर रही है, ये भी ध्यान देना है। देखिए, इसमें इनपुट पे तो डिपेंड करता ही करता है, बट इसका जो स्टेट होता है लैच का, जैसे Q की वैल्यू अगर 0 लिया तो उसका आउटपुट कुछ और भी आ सकता है, Q की वैल्यू अगर 1 ले लिया हमने तो उसका आउटपुट कुछ अलग होगा, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है SR फ्लिप फ्लॉप का, वो इनपुट लाइन और स्टेट, ठीक है, स्टेट पे भी डिपेंड करता है, लैच के स्टेट पे। अब लैच किसको कहते हैं आपको बता चुका, क्योंकि लैच में ये भी इंक्लूड है Q एंड Q बार। अब Q की वैल्यू आप जो अगर 0 लेते हो या फिर 1 लेते हो, Q की वैल्यू आप सिर्फ 2 ही टाइप का ले सकते हो, 0 या 1। ओके, ये ध्यान रखना आपको। अगर आप 0 लेते हो तो उसका आउटपुट कुछ और आएगा, 1 लेते हो तो कुछ उसका आउटपुट कुछ और आएगा। इसलिए तो हम यहाँ पे केस का इस्तेमाल कर रहे हैं। केस 1 में क्या है, देखिए, S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1 लिया है, और Q की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 लिया है हमने, ध्यान से देखिए। ओके, समझ रहे हो ना आप क्या बोल रहा हूँ मैं। और नैंड गेट का आपको ट्रूथ टेबल पता है। ओके, अब इसका इस्तेमाल करके हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये गेट आपने बना लिया, SR फ्लिप फ्लॉप का तो आपने डायग्राम बना दिया, उसमें आपको ये 0 0 0 1 इनका यूज़ करते हुए आपको आउटपुट निकालना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर इनपुट में यहाँ पर हमने क्या लिया है, इसमें 0 एंड 1 लिया है, S पे 0 R पे 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये वाला इनपुट लिया है 0 और 1, जिसकी आउटपुट वैल्यू आएगी 1, ठीक है। ठीक है, बट यहाँ पे आप हमने अभी 0 और 1 लिया है, ठीक है। इसका आउटपुट यहाँ पर 1 आया, इसका आउटपुट यहाँ पर 0 आया, बट असली जो इनपुट होगा ना वो यहाँ से होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको कंपैरिजन करना है इस ट्रूथ टेबल में कि 0 1 की
जो इनपुट है एज उसका आउटपुट तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से कंपैरिजन करना पड़ेगा कि ये जो गेट है आपका G1 और G2, ठीक है, इसमें इनपुट आपका कौन सा है, ये 1 है और ये 0 है, ठीक है। अब देखना है कि 1 और 0 ट्रुथ टेबल में कहाँ पर है। ये देखिए 1 और 0 ट्रुथ टेबल में ये रहा, इसका आउटपुट आ रहा है 1, इसका भी आउटपुट 1 ही आ रहा है। तो अब देखिए, अब इस 1 और इस 1 का इस्तेमाल करने के बाद तो देखिए इसमें G1 जो हमारा गेट है ना, इसके अंदर 2 इनपुट लाइन्स है 1 एंड 1। ध्यान से देखिए, ये वाला 1 और ये वाला 1, ठीक है, ये दोनों 1 है। इसमें G1 गेट के अंदर इनपुट की तरह काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ट्रुथ टेबल में 1 1 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, दोनों इनपुट 1 1 है, जिसका आउटपुट 0 आ रहा है। तो इसमें भी आपका आउटपुट जो G1 का आएगा वो 0 ही आएगा, जैसे यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब इस 0 को हमें एज ए इनपुट यहाँ पे काम लेंगे। अब इस G2 गेट के अंदर भी इनपुट लाइन क्या क्या है, 0 0 है। अब ये 0 0 हम ट्रुथ टेबल में देखेंगे, जिसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब क्योंकि हमें इसका फंडा पता है गेट का, नैंड गेट का, कि मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको इन्वर्ट करो, ठीक है, ऐसा होता है। तो 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो क्या होगा, आंसर 0। अब उसको इन्वर्ट कर देंगे। एंड गेट का काम क्या है, मल्टीप्लाई करना। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आंसर आया, 0 आया। अब नोट गेट क्योंकि एंड गेट के पीछे लगा हुआ है, जिसे हम नैंड गेट कहते हैं। अब नोट गेट का क्या काम होता है, उल्टा कर देना। जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसको उल्टा कर देंगे, जैसे 0 था तो उसको उल्टा कर देंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 1, जो कि इसमें ट्रुथ टेबल में 1 है, ठीक है। 0 0 इनपुट होगा तो आउटपुट भी 1 ही आना चाहिए, ओके। तो ऐसे ये काम कर रहा है आपका ये सर्किट, समझ चुके। अब हम चलते हैं बी में क्या है कि एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, इसमें भी वही है, बट क्यू की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 ले लिया है, ठीक है। अब देखिए क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पर शुरुआत में 1 लिया है। तो अब क्या होगा, देखिए S0 R1 है, जो कि अगर सिंगल इनपुट होता है तो इन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली 1, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। एंड G4 में क्या है, ये 1 का यहाँ पर 0 में आ गया, ओके। अब इसका तो 1 आ गया यहाँ पे। अब G1 गेट है, ठीक है, इसमें 2 इनपुट लाइन्स हैं। अब पहला इनपुट लाइन तो हम अब हमारे पास 1 है, ये वाला। अब दूसरा इनपुट लाइन हम पिछले वाले आउटपुट का लेंगे हम, ठीक है। अब मतलब इसका आउटपुट लेंगे, बट इसका आउटपुट कहाँ से आएगा, ये जो हमने लिया है क्यू की वैल्यू 1, इसमें ऐड करेंगे तभी ना हमारे पास इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि Q1 को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब G2 को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास G1 का इनपुट दोनों आएगा, ये ध्यान रखना है, ओके। तो अब Q की वैल्यू 1 हमने यहाँ पर ले रखा है, तो एज ए इनपुट की तरह यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे 1 आ गया, और क्योंकि हमारे पास R की वैल्यू यहाँ पर 1 था तो ये कन्वर्ट होकर 0 आ गया। अब 1 और 0 है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 1 को आप S मानोगे या फिर R मानोगे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे 1 को आप S मानोगे या फिर 0 को S मानोगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला है उसे S मानते हैं और नीचे वाले को R, ठीक है। ऐसे ही इसमें करना है आपको। G2 गेट के अंदर कौन सा ऊपर वाला है, ये 1, इसे हम S मान लेंगे और 0 को हम R मानेंगे, तो ठीक है। अब S पे 1 और 0, S पे 1 और R पे 0, तो 1 और 0 पहले ट्रुथ टेबल में हम देखेंगे कहाँ पर है, ये रहा 1 और 0, ये तीसरे नंबर पे है, जिसकी आउटपुट हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं सॉल्व करके 1 आता है कि नहीं, ओके। अब 1 और 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा ना। अब 0 को इन्वर्ट कर दो, क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर 1 आ गया इसका आउटपुट। अब एज जैसे ट्रुथ टेबल में 1 था वैसे यहाँ पे भी 1 आ गया, ओके। अब यह वाला आउटपुट इसमें काम करेगा एज अ इनपुट, ठीक है।
तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको ये नीचे वाले गेट्स को सॉल्व करोगे तब जाके आप जो है इसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हमेशा हम क्यू की वैल्यू जो आउटपुट होते हैं उसे हम ऊपर वाले को ही लेते हैं, क्यू बार की नहीं लेते हम, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हमेशा लेना है, चाहे 0 ले चाहे 1 ले, ठीक है। तो ऐसा इसमें यहाँ पे आप इनपुट की तरह काम करने लग गया, 1 और 1 आ गया। अब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा ना। 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब उसको इन्वर्ट कर दो, क्या आंसर आएगा, 0। 1 को इन्वर्ट करने के बाद 0 आंसर आएगा, ठीक है। देखिए एंड गेट का काम क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इनपुट है ना, तो हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों में। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब जो आंसर 1 आया उसको इन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा, वो 0। अब पहले क्यू की वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पर 0 हो गई, ठीक है, ओके। अब इस 0 को एज अ इनपुट में यहाँ पर लेना है, ये ध्यान रखना है। इसमें 2 बार लेना पड़ रहा है हमें, ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि उसका वैल्यू चेंज हो चुकी है। Q1 की जगह पे अब 0 आ चुका है, तो हमें फिर से हमें इसका एज अ इनपुट की तरह लेना पड़ेगा, ओके। तो ये जो आपका जो आउटपुट आ रहा है वो 0 हो गया, ठीक है। पहले क्या था, हमने क्या लिया था, आउटपुट में 1 लिया था। अब उसको जब हमने सॉल्व किया तो वो हमारा यहाँ पर आंसर 0 आ गया, ठीक है। पहले 1 था, अब 0 आ गया। अब उसको हमें दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, आउटपुट लाने के लिए। अब क्योंकि वहाँ पर 0 है, ठीक है, अब उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर लेके। देखिए अब जैसे कि यहाँ पर 0 है, इस डायग्राम में देखिए। अब इस 0 को हम यहाँ पे एज ए इनपुट ले लेंगे, ठीक है। अब 0 0 जो 0 होता है, अब उसका इन्वर्ट कर दो, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। अब इसका आउटपुट यहाँ पर ले लेंगे, 1 1 जा 1 होता है, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे पहले भी 0 था और अब भी 0 आ रहा है आउटपुट में, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा हमारा सर्किट डायग्राम, और ये हमारा स्टेबल स्टेट में है। स्टेबल में क्यों है, क्योंकि हमारा आउटपुट जो है दोनों का, क्यू और क्यू बार का, दोनों का डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए हम इसको स्टेबल स्टेट कहेंगे। और सेट स्टेट नहीं होगा, ये हमारा रीसेट स्टेट में आएगा, क्योंकि लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है क्योंकि वो 0 है, जो कि रीसेट कहलाता है, ओके। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगर वीडियो थोड़ा कन्फ्यूज लग रहा हो तो दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब देखिए इसमें भी वही बताया है, ये जो मैंने आपको बताया है ना पूरा सॉल्व करने के, ये आपको ऐसे लिख करके बताना है कैसे सॉल्व किया है आपने। सिंस q इक्वल्स टू 1 लिया आपने पहले, देयरफॉर बोथ इनपुट्स ऑफ गेट G2 आर 0 और 1। तो G2 का जो गेट है वो 0 और 1 हुआ, ठीक है। ऐसे आपको बताना है सब कुछ सॉल्व करते हुए। जो जो चीज़ इसमें है ना वही चीज़ें इसमें बताना है आपको, सब कुछ वही वैसे ही है। बस आपको जैसे मैंने सॉल्व करते हुए बताया ना, पहले तो आपको डायग्राम में सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आपको लिखना तो आ ही जाएगा, बस देख देख कर लिख दीजिए, बस सिंपल सी बात है, ताकि नंबर आपके एक्स्ट्रा जुड़ सके। इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप डायरेक्ट सिर्फ डायग्राम बना दिया आपने, हो गया। उसके बारे में ये सारे लिखना भी पड़ेगा आपको, क्या लिया है, क्या आपने उसका आउटपुट क्या आया, उसके बाद फिर से आपने उसको एज ए इनपुट की तरह लिया, फिर उसका आउटपुट अलग आया, ठीक है। और उस आउटपुट को आप क्या कहोगे, रीसेट कहोगे, सेट कहोगे, या फिर जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला स्टेबल स्टेट है और रीसेट स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेबल स्टेट इज़ रीसेट स्टेट, ठीक है। Hence, when s is equal to 0, r equals to 1, the output is always 0, जिसे कहते हैं हम रीसेट। अगर s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1 एंड q की वैल्यू 1 हो, तब हमारा जो होता है आउटपुट वो रीसेट स्टेट में होता है, ठीक है। ऐसे बताना है आपको। अब केस 2 में देखिए s की वैल्यू 1 ले लिया, अब r की वैल्यू 0 ले ली, और q की वैल्यू हमने पहले 0 ले लिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया है, ठीक है। अगर ये भी बताना पड़े मुझे तो बताइए, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। थोड़ा सा जो डिफरेंट है ना, मैं बस वो सॉल्व करके बताता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, ओके।
केस 3 में हमारा हाँ, ये वाला मैं आपको बताता हूँ। केस 3 में देखिए एस और आर दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, मतलब 0 हमने लिया है, आ नहीं रही है। केस 3 में हमने 0 लिया है, एस और आर दोनों की वैल्यू 0 ले ली, और क्यू की वैल्यू भी हमारे पास 0 है। ठीक है, सब कुछ हमारे पास 0 है। अब हमें उसे सॉल्व करना है। अब क्योंकि यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 है, अब एज यहाँ पे क्यू का 0 जो है इनपुट की तरह काम करेगा यहाँ पर G2 गेट्स के अंदर, और ये जो 0 था ये 1 में कन्वर्ट हो गया। अब 0 1 जा 0, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। अब 0 को हमने इन्वर्ट कर दिया जिसे कहते हैं 1। ठीक है, अब 1 एज अ इनपुट की तरह यहाँ काम करेगा। पहले से यहाँ पर 1 पड़ा है तो 1 1 जा क्या हो जाएगा 1। अब 1 को इन्वर्ट किया तो 0। ठीक है, तो आंसर हमें वही आया है दोबारा। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो हमने क्यू की वैल्यू 0 लिया था और हमारा रिपीट होके वही हमारा आउटपुट आया, सेम 0 ही आया है। तो ये क्या कहलाएगा, नो चेंज कहलाएगा। मतलब इसे हम कहेंगे नो चेंज। देखिए नाउ बोथ द इनपुट ऑफ गेट मेक्स सेंस, देयर इज चेंज इन प्रीवियस आउटपुट इन दिस केस। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, नाउ बोथ इनपुट्स ऑफ गेट G1 becomes 1 1 which makes Q equals 0, hence there is no change in the previous output in this case। इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है प्रीवियस आउटपुट में, क्योंकि पहले हमने 0 लिया था Q की वैल्यू, और एज ए इनपुट की तरह काम करके उसको सॉल्व करने के बाद फिर से हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 0 ही आ रहा है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप सिंपल से बोल दोगे कि इसका जो आउटपुट है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ओके, ये हो गया। अब इस पे ध्यान देना है। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें भी आपका वही होगा, नो चेंज ही आएगा। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो ठीक है। देखिए इन्होंने बोला है देन देयर इज़ नो चेंज इन द प्रीवियस आउटपुट। ओके, अब मैं ये नॉट पॉसिबल वाला बता देता हूँ, ये थोड़ा अलग है इसलिए। ठीक है, अब देखिए S1 और R1 और Q इक्वल्स टू 0 है। इस केस 4 के अंदर हमने S की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1 एंड Q की वैल्यू 0 लिया है। तब क्या होता है, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले Q की वैल्यू हमने क्या लिया है, 0 लिया है। अब क्योंकि यहाँ पर G1 में Q की वैल्यू 0 है, अब एज ए इनपुट की तरह G2 के अंदर ये काम करेगा 0, और यहाँ पे पहले से 1 था तो 0 हो गया। तो 0 1 जा 0 क्या हो गया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। अब उसका हमने इन्वर्ट कर दिया, क्या है आंसर आएगा 1। ठीक है, अब ये 1 इनपुट की तरह काम करेगा G1 गेट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे पहले से ही 1 का 0 में कन्वर्ट हो चुका है। अब 0 1 जा क्या होगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर से भी 0 आएगा। ठीक है, अब इस 0 को इन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर 1 आया है, अब पहले हमारे पास क्या था, Q की वैल्यू 0, तो इसको हम दोबारा से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर 1 है और Q बार पे भी 1 ही है। ठीक है, तो अब इसको दोबारा सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो एज ए इनपुट यहाँ पे काम करेगा। 1 0 जा क्या आएगा आंसर 0। अब 0 को एज ए इन्वर्ट करेंगे तो क्या आएंगे, आउटपुट इसका 1। अब ये वाला 1 एज ए इनपुट में यहाँ पे काम करेगा G1 में। अब ठीक है, यहाँ पे पहले से 0 है, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। अब उस 0 को इन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है। ठीक है, आपका पूरा आंसर आ चुका है। अब देखना है Q और Q बार दोनों की वैल्यू देखिए सेम है, 1 और 1 दोनों की वैल्यू 1 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि इसके दोनों की वैल्यू 1 1 है, जो कि सेम है, जो कि नॉट पॉसिबल कहलाएगा हमारा कंडीशन। देखिए नॉट पॉसिबल, तो इस केस में ये डायग्राम आपका नॉट पॉसिबल में आता है। ये इस केस नंबर 4 जिसकी वैल्यू S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 1 हो, Q की वैल्यू 0 हो, तो ये कंडीशन बन जाएगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट अलाउड कंडीशन बन जाएगा। और ये भी हमारे पास S की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू भी अगर 1 हो तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, नॉट पॉसिबल। ये भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पे भी 1 आ रही है, Q और Q बार दोनों की। ओके, अब SR फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल यही कहता है जो मैंने आपको ऊपर बताया था।
जीरो जीरो आता है तो नो चेंज, जीरो वन आता है तो रीसेट स्टेट में, वन और जीरो होता है तो सेट स्टेट में। मतलब कहने का मतलब ये है, एस की वैल्यू अगर आप यहाँ पे वन और आर की वैल्यू जीरो लेते हो तो आपका आउटपुट क्या आएगा, सेट स्टेट में आएगा। और अगर आपने दोनों की वैल्यू वन ले ली तो आपका नॉट अलाउड आएगा, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर में लिया है दोनों की वैल्यू वन, एस और आर की वैल्यू वन वन ले रखा है ना हमने। तो ये हमारा किस कंडीशन में आ रहा है, नॉट अलाउड में, नॉट पॉसिबल में। क्यों आ रहा है, मैंने आपको बता दिया, क्यू और क्यू बार की वैल्यू दोनों की सेम वैल्यू आ रही है इसलिए, ठीक है, इसे ये नॉट अलाउड आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ट्रुथ टेबल पता है नैंड गेट का तो उसके माध्यम से आप केस लगा करके आपको पता, आप जो है इसका ट्रुथ टेबल बना सकते हो। किसका, एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बना सकते हो। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल अलग है, एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल अलग है। आप चाहो तो इस एस आर फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल को याद भी कर सकते हो ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब देखिए क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप, इसमें क्या होता है, इसमें क्लॉक पल्स इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। एस आर फ्लिप फ्लॉप इसमें रहेगा बट इसमें हम क्लॉक ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। वो देखिए ये वही हमने दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है। एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो हमारा ट्रुथ टेबल बनता है ना, वही इसमें यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता रखा है। और नैंड गेट का ट्रुथ टेबल हमारा ये रहा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लॉक्ड एस आर में। अब क्लॉक लगाया है हमने, अब ये क्लॉक वाला कैसे सॉल्व होगा ये भी आपको समझा देता हूँ। अब इनिशियल में हमने Q की वैल्यू यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता रखा है, S इक्वस टू जीरो, R इक्वस टू जीरो एंड Q इक्वस टू जीरो और वन। पहले हमने जीरो ले लिया है यहाँ पर, पहले हमने जीरो ले के देखा है इसमें Q की वैल्यू को। ओके, तो हमने मान लिया यहाँ पर Q की वैल्यू जीरो है, ठीक है। अब एज ए यहाँ पर जीरो है, अब एज ए यहाँ पर इनपुट की तरह काम करेगा G2 में, ठीक है। जीरो और यहाँ पर वन था पहले से ही, सॉरी क्लॉक में पहले आपको इधर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हमने बिना क्लॉक वाले को पीछे से सॉल्व करते हुए आए थे, अब हमें जो है पहले आगे देखना पड़ेगा ना थोड़ा सा। एस की वैल्यू जीरो है और क्लॉक की वैल्यू हमने वन ही लेते हैं हमेशा, ठीक है। हम हमेशा अपने लिए सॉल्व करने के लिए वन लेते हैं, ठीक है। बट इसमें आप जीरो भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको उसका स्टेट चेंज करना है तो आप जीरो ले सकते हो। ओके, यहाँ पर हमने वन लिया है क्लॉक की वैल्यू, जीरो वन जा क्या होगा, जीरो होगा, जिसका अब जीरो को इन्वर्ट करेंगे तो वन आएगा। अब यहाँ पे भी वन है, ठीक है। अब इसमें देखिए आर वाले में आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन है, नहीं जीरो है, क्योंकि यहाँ पे हमने शुरुआत में एस और आर दोनों की वैल्यू जीरो लिया है, तो आर की भी जीरो है, तो जीरो और क्लॉक की वैल्यू वन, तो दोनों का फिर से वही जीरो आया, तो इसको इन्वर्ट करने पे वन आया हमारे पास, ठीक है। अब इसका क्यू की वैल्यू हमने जीरो लिया पहले, तो जीरो एज ए इनपुट यहाँ काम करेगा, और ये वन, वन इंटू जीरो क्या आएगा, फिर से जीरो। अब जीरो को इन्वर्ट कर देंगे फिर से वन आएगा। अब जी टू का आउटपुट वन आ गया, जिसे हम क्यू बार कहते हैं, ठीक है। क्यू बार का वैल्यू क्या आया, वन। अब वन एज ए इनपुट काम करेगा G1 में। अब वन वन जा क्या होगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा आंसर। अब वन को फिर इन्वर्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब पहले भी जीरो था हमारे पास और आउटपुट भी हमारे पास क्या आया, जीरो। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टेबल स्टेट में, ठीक है। नो चेंज में, नो चेंज हुआ इसका स्टेट, ठीक है। अब हम क्यू की वैल्यू वन लेते हैं। ओके, तो हम वन लेके देखते हैं। अब यहाँ पर हम हमारे पास जीरो की जगह पर वन ले लो, ठीक है। अब वन वन जा वन आ गया, अब वन को उल्टा करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जीरो यहाँ पर जाएगा, तो अब यहाँ जीरो वन जा जीरो, उल्टा करेंगे तो वन आ जाएगा यहाँ पर। अब ये वन हो गया और ये जीरो हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि Q की वैल्यू अगर जीरो ले रहे थे तो हमारा अलग आ रहा था, वन ले रहे हैं तो उसका वैल्यू आउटपुट अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें देखिए ऐसा ही आपको ये लिख करके बताना है कि अगर हमने इन दिस सर्किट में इफ़ ए क्लॉक पल्स इज प्रेजेंट क्लॉक इक्वल्स टू वन, अगर क्लॉक की वैल्यू हमने वन लिया है, इट्स ऑपरेशन इज एग्जैक्टली द सेम एज एस आर फ्लिप फ्लॉप। जैसा कि एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें जैसा इनपुट हम लेते हैं वैसा ही होगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द क्लॉक पल्स क्लिक जीरो लिया
ये कहने क्या कोशिश कर रहा है, देखिए क्लॉक की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 लिया है ना, तो जैसा हमने ऊपर सॉल्व किया है ना ऐसा फ्लिप फ्लॉप में जितने भी केस लगाए हैं वैसा ही इसमें भी होता रहेगा। ठीक है, वही चीज़ बता रहा है। अगर क्लॉक की पल्स की वैल्यू आपने 1 लिया तो, और अगर क्लॉक की वैल्यू यहाँ पर 1 की जगह पे 0 ले लिया तो क्या होगा, देखिए द आउटपुट ऑफ द गेट G3 and G4 are 1 irrespective of the value of S or R. In this case, if Q equals to 1, it will the flip-flop state. अगर आप क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 लेते हो और Q की वैल्यू 1 लेते हो, ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप स्टेट में आएगा वो। Hence, the circuit responds to the input as R only when the clock is present, clock equals to 1. ये आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर सर्किट में। आप चाहो ना इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, ये नहीं कि आपको जो लिखा हुआ है वही चीज़ रट लो, आप सॉल्व करके इसको ट्राई करके आप लिख सकते हो। ठीक है, बट आप अगर थोड़ा पढ़ के जाओगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए क्लॉक अगर 0 है और आपने Q की वैल्यू 1 लिया है तो देखिए यहाँ पे बोला है इफ़ Q इक्वल्स टू 1 इट विल रिमेन 1 एंड इफ़ Q इक्वल्स टू 0 इट विल रिमेन 0। हेंस व्हेन क्लॉक 0 देयर इज़ नो चेंज इन द फ्लिप फ्लॉप स्टेट। और वही चीज़ इसमें बता रहा है कि अगर आप क्लॉक की वैल्यू 0 लेते हो, ठीक है, तो उसका जो चाहे आप Q की वैल्यू 1 लो या 0 लो, वो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, वही का वही आएगा। अगर आप Q की वैल्यू 1 लेते हो तो उसका आउटपुट भी आपका 1 ही आएगा। ठीक है, और अगर Q की वैल्यू 0 लेते हो तो उसका आउटपुट भी फिर से 0 ही आएगा। ओके, तो आप समझ चुके हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 लेते हो तब ऐसा होगा, मतलब नो चेंज स्टेटमेंट बनेगा। ओके, अगर क्लॉक की वैल्यू 1 लेते हो तो उसमें आपका जो है चेंज होता है। जैसा कि यहाँ पर हमने लेके बताया था 0 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन 1 लिया था हमने तो पहले 0 था तब वो 1 में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो अगर क्लॉक की वैल्यू 1 लेते हो तो वो एज अ SR फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा, और अगर क्लॉक की वैल्यू 0 लेते हो तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, प्रीसेट एंड क्लियर क्या होता है, देखिए when we use a number of flip-flops we sometimes need to set or reset the flip-flops to assign the initial state or set or reset. We have to use two main inputs referred to as preset and clear को CR लिखते हैं, input as shown in figure। अब देखिए तो ये प्रीसेट एंड क्लियर क्या कह रहे हैं, देखिए व्हेन वी यूज़ ए नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स, जब हम कई सारे फ्लिप फ्लॉप्स का हम यूज़ करते हैं तो वी समटाइम्स नीड टू सेट और रीसेट द फ्लिप फ्लॉप। तो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम उस फ्लिप फ्लॉप को सेट करें या फिर रीसेट करें। ठीक है, टू असाइन द इनिशियल स्टेट सेट और रीसेट वी हैव टू यूज़ टू मेन इनपुट। हमें अगर फ्लिप फ्लॉप के अंदर इनिशियल स्टेट को सेट करना है या फिर रीसेट करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा दो मेन इनपुट्स जिसे हम कहेंगे प्रीसेट एंड क्लियर। ये दो इनपुट्स हैं जिसका यूज़ करके हम उसको जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें असाइन कर सकते हैं इनिशियल स्टेट को सेट में या फिर रीसेट के अंदर। ठीक है, वो देखिए कैसे हो रहा है। SR जैसा बिल्कुल वैसे ही सेम है, बस प्रीसेट एंड क्लियर को हमने देखिए कहाँ पर इस्तेमाल किया है। G1 में हमने एज ए इनपुट लिया है प्रीसेट एंड G2 में हमने क्लियर का CR लिया है। अब ये देखिए क्या कह रहा है, देखिए इफ़ क्लॉक इक्वल्स टू 1, अगर क्लॉक की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो प्रीसेट क्या आएगा हमारे पास 1। ये ध्यान रखना है आपको, इसका कंडीशन है कि अगर क्लॉक की वैल्यू आप 1 लेते हो तो प्रीसेट की वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका प्रीसेट है ना ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड CR भी क्लियर का भी वैल्यू 1 हो जाएगी।
मतलब ये है कि क्लॉक की वैल्यू अगर 1 होगी तो प्रीसेट और क्लियर दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, द सर्किट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू एस आर फ्लिप फ्लॉप ट्रुथ टेबल। और जो सर्किट है वो एज एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही काम करेगी जैसा आप सॉल्व कर रहे थे एस आर फ्लिप फ्लॉप को ऊपर में, ठीक है, केस 1 केस 2 केस 3 के अंदर। ओके, अब देखिए इफ़ क्लॉक इक्वल्स टू 0, अगर क्लॉक की वैल्यू 0 होता है तब क्या होगा, देखिए तब क्या होगा कि प्रीसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी और क्लियर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, पी आर इक्वल्स टू 0 एंड सी आर इक्वल्स टू 1, ये ध्यान रखना है। वो अगर आपके क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 है तो प्रीसेट की वैल्यू 0 एंड क्लियर की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन और ऐसा होता है तो उसका आउटपुट क्या होगा, 1, गेट 1 का आउटपुट 1 एंड क्यू इक्वल्स टू 1 हो जाएगा एंड क्यू बार इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। है सेट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज ऑब्टेन्ड। सिमिलरली इफ क्लॉक इक्वल्स टू 0 एंड पी की वैल्यू अगर 1 हो और की मतलब सी आर की वैल्यू 0, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से। अगर क्लॉक की वैल्यू 1 होती है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है प्रीसेट की वैल्यू 1 और क्लियर की वैल्यू 1 होगी, बट आप उसमें 0 ऐसे चेंज नहीं कर सकते अगर क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 है तब। बट अगर क्लॉक की वैल्यू 0 होगी ना तो आप जो है प्रीसेट की वैल्यू 0 भी रख सकते हो या फिर 1 भी रख सकते हो। बट इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर प्रीसेट की वैल्यू 0 और क्लियर की वैल्यू 1 होगी तो उसका आउटपुट जो है ऐसा आएगा, ठीक है। और अगर प्रीसेट की वैल्यू 1 होगी या और क्लियर की वैल्यू 0 होगी तो उसका आउटपुट अलग होगा, ठीक है। तो consequently hence the reset state of flip flop is obtained and the condition clock equals to 0 p equals 0। अगर क्लॉक की मतलब प्रीसेट की वैल्यू 0 और सी के क्लियर के भी वैल्यू 0, दोनों की वैल्यू 0 होगी तो मस्ट नॉट बी यूज्ड सिंस दिस लीड्स टू एन अनसर्टेन स्टेट। मतलब ये स्टेट क्या कहलाएगा, अनसर्टेन स्टेट कहलाएगा, ठीक है। अगर प्रीसेट और क्लियर दोनों की वैल्यू अगर 0 होगी तो। अतः इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर क्लॉक की वैल्यू 0 लेते हो ना तो प्रीसेट और क्लियर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, चाहे प्रीसेट की वैल्यू 1 कर लो, 0 कर लो, ठीक है, और क्लियर की भी वैल्यू आप 0 कर लो, प्रीसेट की भी वैल्यू 0 कर लो। बट आप ऐसा नहीं कर सकते इसमें कि प्रीसेट की वैल्यू 1 और क्लियर की भी वैल्यू 1 कर दो, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन सिर्फ क्लॉक की वैल्यू अगर 1 होगी तभी होगी, ठीक है। ऐसा ही आपको ध्यान रखना है कि क्लॉक अगर 0 हो तो ऐसा 2-3 कंडीशन बनती है कि प्रीसेट की वैल्यू 0 क्लियर की वैल्यू 1, या फिर प्रीसेट की वैल्यू 1 क्लियर की वैल्यू 0, या फिर प्रीसेट की वैल्यू 0 क्लियर की वैल्यू भी 0, ठीक है। ये 3 कंडीशन बनेगी अगर क्लॉक की वैल्यू 0 होती है तब। देन द आउट, अब देखिए प्रीसेट की वैल्यू 0 है और क्लियर की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट उसका क्या होगा, G1 का 1 होगा, Q की वैल्यू 1 हो जाएगी और Q बार की वैल्यू 0 हो जाएगी। वो तो ये जो आपका G1 की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 1 है, मतलब G1 की वैल्यू अगर आउटपुट 1 आ रहा है तो उसको आप Q की वैल्यू आउटपुट ही कहलाएगा ना वो। तो Q की वैल्यू हमारा 1 आ रहा है, Q बार की वैल्यू 0 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है ये ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने क्लॉक की वैल्यू 0 लिया है तो प्रीसेट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और क्लियर की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें देखना है आपको कि G1 गेट के अंदर अगर कोई भी एक इनपुट 0 हो जाती है तो पूरा इनपुट क्या मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 0 ही हो जाएगा ना। तो अब 0 को इन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो Q की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई, इसलिए यहाँ पर बताया है इन्होंने Q इक्वल्स टू 1, ठीक है। ऐसे ही आपको Q बार की वैल्यू 0 कैसे आ रही है ये बताता हूँ आपको। अब क्लियर का वैल्यू यहाँ पर क्या था, हमारे पास 0 था, सॉरी यहाँ पर क्या था हमारे पास 1 था, हाँ हमने यहाँ पर 1 लिया है क्लियर की वैल्यू, और प्रीसेट का हमने यहाँ पर 0 लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर की वैल्यू हमने 1 लिया है। अब क्योंकि यहाँ पे और भी जो इनपुट्स हैं वहाँ पे 0 ना होगा तो क्या होगा, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा 1, और 1 को आप इन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा,
जीरो, जिसका वैल्यू क्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये जो आपका क्यू बार की वैल्यू जीरो आ रही है। ठीक है, ऐसे आप अपने थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो दोबारा से देखिए, आपको 100% गारंटी देता हूँ आपको समझ में ज़रूर आएगा, ये आप जान लीजिए। ओके, अब देखिए इसमें, अब इसमें ध्यान से देखिए, क्लॉक प्रीसेट एंड क्लियर का ट्रुथ टेबल आप ऐसे बना सकते हो। इसको आप याद कर लो या फिर आप सॉल्व करोगे ना इसको, जैसा ये कंडीशन यहाँ पर आपने पढ़ा है, इस कंडीशन को अगर यूज़ करते हुए आप सॉल्व करते हो तो आपका ये ट्रुथ टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। उसका आउटपुट के बेस पर आप ऐसा लिख सकते हो। तो अब देखिए इनपुट में कैसा लिखा गया, मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए इनपुट में क्लॉक की वैल्यू क्या है, 1 है। अब यहाँ पर क्योंकि कंडीशन में क्या बता रखा है, इफ़ क्लॉक अगर 1 हो तो प्रीसेट और क्लियर दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसलिए देखिए यहाँ पर प्रीसेट और क्लियर की वैल्यू क्या है, 1 1 है ना, जिसकी आउटपुट हमेशा क्या आएगा, एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही आएगा। जो एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल होगा ना, वही ट्रुथ टेबल इसका भी होगा। ओके, समझ चुके हो। और अगर क्लॉक की वैल्यू 0 होती है और प्रीसेट की वैल्यू 0 और क्लियर की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर क्लॉक की वैल्यू 0 होती है तो प्रीसेट और क्लियर को हम 3 कंडीशन पे, 3 केस पर हम लिख सकते हैं। या तो प्रीसेट को 0 कर दो, या तो 1 कर दो, या फिर क्लियर को 0 कर दो, या फिर 1 कर दो, या फिर दोनों को ही 0 कर दो। बट दोनों को 1 नहीं कर सकते अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है तब। ओके, तो ये क्लॉक की वैल्यू हमने 0 में प्रीसेट को 0 ले लिया और क्लियर को 1 ले लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेट स्टेट में आएगा। ठीक है, प्रीसेट का मतलब होता है सेट एंड क्लियर का मतलब होता है रीसेट। ये आपको बता दूं, ध्यान से आप समझ लीजिए। ये जो आप समझ रहे हो ना, प्रीसेट क्लियर, प्रीसेट का मतलब हो गया 1, क्लियर का मतलब हो गया 0, ये होता है आपका। ठीक है, बट अगर इनपुट में आप लेते हो प्रीसेट की वैल्यू, आप 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, जैसा कि हमने एस आर में किया था। एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस मतलब सेट होता है, आर मतलब रीसेट होता है। बट हम केस लगा करके एस की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, इनपुट के लाइन में। ओके, बट आउटपुट में हमेशा जो है वो सेट का 1 ही कहेंगे, 0 नहीं कह सकते हम उसको। ठीक है, ऐसे ही प्रीसेट को हम 1 ही कहेंगे, 0 नहीं कहेंगे आउटपुट के लाइन में। ओके, समझ चुके हैं ना आप क्या कह रहा हूँ मैं। अब देखिए, और अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है और प्रीसेट की वैल्यू 1, क्लियर की वैल्यू 0 है, तब आपका जो आउटपुट आएगा रीसेट स्टेट में आएगा। ठीक है, या फिर क्लियर स्टेट में कह लो। ओके, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है इसका, प्रीसेट एंड क्लियर का। ये बना सकते हो आप एस आर और क्लॉक का यूज़ करके, प्रीसेट एंड क्लियर का यूज़ करके उसका आउटपुट क्यू एंड क्यू बार में आएगा। ओके, अब हम चलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। अब जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कैसे काम करते देखते हैं। अब देखिए, जेके फ्लिप फ्लॉप इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्लिप फ्लॉप एंड इट सॉल्व्स द अनसर्टेनिटी ऑफ द एस आर फ्लिप फ्लॉप व्हेन एस इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1। जब एस आर की वैल्यू 1 हो तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो उसको हम जेके फ्लिप फ्लॉप का हम यूज़ करते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए क्या है कि जेके फ्लिप फ्लॉप इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 मोर एंड गेट्स विद एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब जो एस आर फ्लिप फ्लॉप था हमारे पास, उसमें 2 एंड गेट को और ऐड करके आप जेके फ्लिप फ्लॉप तैयार कर सकते हो। ठीक है, ये आपका है ब्लॉक डायग्राम। ये आपको बना लेना है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है उसका। देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप है, इसमें एक्स्ट्रा हमने एंड गेट का इस्तेमाल किया है, 2 एंड गेट को ऐड कर दिया हमने इनपुट की लाइन में, और क्लॉक का भी इस्तेमाल करते हैं हम एस आर फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्यू क्यू का जो आउटपुट आएगा वो एज अ इनपुट किस में काम करेगा, के जो हमारा जो था
आई मीन टू से कि जो दूसरा वाला एंड गेट है उसका इनपुट की तरह काम करेगा, ठीक है। और क्यू बार का जो आउटपुट है एज अ इनपुट में किस में काम करेगा, इसके जे वाले में, जे वाला जो एंड गेट है इसमें इनपुट की तरह काम करेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका डायग्राम जो बनेगा वो जेके फ्लिप फ्लॉप का इस तरह से बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैसे बन रहा है देखिए फिर से, हम एंड गेट का ही इस्तेमाल करें, मतलब नैंड गेट का ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। देखिए एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता था, सिंपल सा हम जो है बस इसका इस्तेमाल करते थे, लैच का, और दो नैंड गेट का और इस्तेमाल करते थे, ठीक है। बट अब जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या है कि पिछला इसका जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट में इसमें काम करेगा जे में, ठीक है। और उसका जो आउटपुट है क्यू का वो एज अ इनपुट में के काम करेगा, ठीक है। ये बनेगा आपका सर्किट डायग्राम जेके फ्लिप फ्लॉप का, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, जेके फ्लिप फ्लॉप में ये समझना ज़रूरी है। ओके, आप समझ चुके हो। अब इसका जो सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो दिख रहा है ये क्लॉक है, हमारा क्लॉक की वैल्यू अपने 1 ही लिया है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो क्लॉक की वैल्यू 1 है। अब जे मतलब जे वाले जो गेट है ना, जे का नैंड गेट, इसमें दो इनपुट है ना, एक हमारा क्लॉक और एक हमारा पिछला जो आउटपुट आ रहा है किसका, क्यू बार का। क्यू बार का आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। सॉरी, इसका इनपुट कहाँ से आ रहा है हमारा, अब इसमें ध्यान से देखिएगा। जेके फ्लिप फ्लॉप में भी हम पीछे से इसमें सॉल्व करेंगे, वो देखिए कैसे। अब क्यू की वैल्यू हमने इनिशियल में 0 ले लिया है, ठीक है, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो एज अ इनपुट में इस गेट के अंदर 0 की तरह काम करेगा, ठीक है। बट हमें इसका दो इनपुट है, क्योंकि एक और इनपुट लाने के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसका इनपुट लेने के लिए हमें जो है इसका आउटपुट लेना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हमने 0 ले रखा है, ठीक है। तो हमें जो गिवन होता है ना उसके हिसाब से पहले सॉल्व करना पड़ता है इस जेके फ्लिप फ्लॉप में, क्योंकि हमारे पास क्यू की वैल्यू 0 है, तो उसका आउटपुट हमने ले लेंगे सबसे पहले एज अ इनपुट में यहाँ पर, जैसा कि यहाँ 0 है, ठीक है। अब ये 0 और एक क्लॉक पल्स है हमारे पास 1, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या है आंसर आएगा 0। अब 0 को इन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर 1 है। अब आप ये मत कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि जो के वाला जो लाइन है ये कौन सा इनपुट है। ये बस आपको शो करने के लिए बता रखा है कि ये जो नैंड गेट है इसको आप के कहोगे और इस वाले नैंड गेट को आप जे कहोगे, इसलिए ये लाइन बीच में खींच रखा हुआ है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज मत होना है, इसमें सिर्फ 2 ही इनपुट लाइन्स है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब ये 1 आ गया, अब ये 1 और ये 0। अब ये 0 कहाँ से आया, क्योंकि इसका आउटपुट हमारा क्यू की वैल्यू हमने 0 ले रखा था, एज ए इनपुट की तरह यहाँ काम करेगा। 1 0 जा 0 आएगा। अब 0 को इन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। अब ये वाला 1 एज ए इनपुट की तरह यहाँ काम करेगा। अब ठीक है, और ये वाला 1 जो है एज अ इनपुट में यहाँ भी काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आंसर 1। और इसमें कुछ गड़बड़ है, रुक जाइए एक बार। 0 1, तो इसका आउटपुट हमारे पास 1 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 ले लिया और ये 1 हमारा गया एज ए इनपुट में यहाँ पर, ठीक है, जे वाले गेट के अंदर। जे वाले गेट में आ गया 1 और 1, दोनों 1 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इन्वर्ट करने के बाद वो 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर हमने 1 लिखा हुआ है, गलती से ये 1 लिखा गया है, यहाँ पर आपको 0 लिखना है, ठीक है। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। और 0 को इन्वर्ट करोगे तो आंसर यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। पहले क्यू की वैल्यू 0 थी, अब क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब फिर से आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है,
ऐसे ही इसमें 2 सर्किट बनेंगे आपके। बस ये आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत लिखा हुआ था, तो इसमें थोड़ा गलती हो गई है, मैंने आपको बता दिया है वो क्या गलती है। यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपका सॉल्व होगा, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा जैसे मैंने आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप में बताया था सॉल्व करने के लिए। समझ चुके हो ना? अब चलते हैं हम आगे। अब इस डायग्राम में कुछ अलग बता रखा है जेके फ्लिप फ्लॉप, और आपको ये भी डाउट होगा कि जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर इन्होंने बोला है कि 2 एंड गेट का इस्तेमाल और किया गया है। तो हमने यहाँ पर इस डायग्राम में ये नैंड गेट का इस्तेमाल करके क्यों किया है? एंड गेट का इसमें इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, और आप बोल रहे हो कि इसको करो, जेके फ्लिप फ्लॉप ये है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमने एंड गेट का इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है, बट उसको हमने डायरेक्टली शो कर दिया है इसी के अंदर। वो कैसे, वो देखिए, ये देखिए, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें 2 एंड गेट और इस्तेमाल कर दिया गया है। ये डायग्राम सही है, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि 2 एंड गेट का और इस्तेमाल किया गया है एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर। एसआर फ्लिप फ्लॉप तो ये हो गया हमारा, ठीक है, और 2 एंड गेट का हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। बट इसमें ध्यान रखना है आपको, इसमें सिर्फ एक ही इनपुट है, ठीक है। वो इनपुट, इसका आउटपुट क्यू बार का आउटपुट जो आया है, इसमें इनपुट की तरह काम कर रहा है, सिर्फ एक इनपुट। ओके, ऐसे ही इस एंड गेट के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। अब एंड गेट का काम क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई हो करके ये इसका, इस गेट के अंदर, इस ये जो हमारे पास नैंड गेट है ना, इसमें सिर्फ एक ही क्या है? इनपुट है। वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि बस उसको इन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो बात वही पड़ जाती है, चाहे आप 2 एंड गेट का यूज़ करो या फिर आप सिर्फ एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर बस उसका जो पिछला आउटपुट है वो एज ए इनपुट की तरह यहाँ पर ले लो, ठीक है। वो एज ए, इसमें क्या हो रहा है कि साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और इन्वर्ट भी हो जा रहा है इसी के अंदर, इसी नैंड गेट के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमें जो है एंड गेट और भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ओके, आप समझ चुके हो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इस डायग्राम में एंड गेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि हमने इसको इसी में एडजस्ट कर दिया है। बट इस डायग्राम में क्या है कि एंड गेट इस्तेमाल करने के बाद इसमें हमने जो नैंड गेट का इस्तेमाल किया है, इसमें सिर्फ सिंगल इनपुट लाइन है, ठीक है। बट हमारा जो इस डायग्राम में है, इसमें हमारे पास 2 इनपुट लाइन्स है। कहाँ गया? इसमें हमारे पास 2 इनपुट लाइन्स है, जिसके ये हमारा पिछला आउटपुट लिया है हमने इनपुट, और ये क्लॉक पल्स वाला लिया है। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही आपको कर लेना है, ठीक है। बहुत इजी है ये, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। सॉल्व करने का तरीका दोनों का वैसे ही है, सेम टू सेम। आपकी मर्जी, आप चाहे वो करो, ये करो। ओके, अब चलते हैं हम आगे। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होती है देखते हैं। देखिए, मास्टर और स्लेव, इसमें 2 नाम हैं। तो मास्टर का मतलब अलग होता है और स्लेव का मतलब अलग होता है। ये भी एक फ्लिप फ्लॉप है, देखिए ये कैसे बन रहा है हमारा। ए मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप इज ए cascade of 2 flip flops and JK and 1 SR flip flop with feedback from the output of the second to the input of the first as shown in figure। अब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप 2 फ्लिप फ्लॉप्स को मिलाकर के बना हुआ है, JK एंड SR, ठीक है। अब JK फ्लिप फ्लॉप एज अ मास्टर की तरह शो करेगा और SR फ्लिप फ्लॉप एज अ स्लेव की तरह शो करेगा। अब ये मास्टर का मतलब होता है पॉजिटिव एंड स्लेव का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें कोई एक पल्स ही, मतलब कोई एक फ्लिप फ्लॉप ही काम करेगा एज एट ए टाइम में, ठीक है। तो वो देखिए कैसे, अगर क्लॉक की वैल्यू 1 हो गई तो वो सिर्फ जेके काम करेगा या फिर एसआर, वो देखिए कैसे समझते हैं हम आगे।
ये देखिए व्हेन क्लॉक इक्वल्स टू 1, अगर आप मास्टर स्लेव में अगर क्लॉक की वैल्यू 1 रखते हो, ठीक है, जे के फ्लिप फ्लॉप इज़ इनेबल्ड, मतलब जे के फ्लिप फ्लॉप ही सिर्फ उसमें प्रोसेस करेगा एंड इट फॉलोज द ट्रूथ टेबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। और जैसा कि जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल बनेगा ना, जैसा हमने अभी सॉल्व किया ऊपर में जे के फ्लिप फ्लॉप को, वैसा ही इसमें भी बनेगा ट्रूथ टेबल, अगर क्लॉक की वैल्यू 1 होगी तब। और एट दिस टाइम द एस आर फ्लिप फ्लॉप इज़ इनहिबिटेड, मतलब कैन नॉट चेंज स्टेट, मतलब वो स्टेट अपना चेंज नहीं करेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। वो एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है उस टाइम पर बिल्कुल वैसा ही रहेगा, वो कुछ नहीं काम करेगा, ठीक है, जिसे हम स्लेव कहते हैं। मास्टर अगर क्लॉक की वैल्यू 1 होगी तो मास्टर इनेबल हो जाएगा, यानी जेके फ्लिप फ्लॉप चालू हो जाएगा और एज अ ट्रूथ जेके ट्रूथ टेबल की तरह काम करेगा। और एस आर फ्लिप फ्लॉप चालू नहीं रहेगा, वो वैसे वैसा ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है, उसके स्टेट वैसे का वैसा ही रहेगा। देयरफॉर क्यू इज़ नॉट चेंज फॉर एंटायर क्लॉक पल्स ड्यूरेशन, हैंस प्रॉब्लम ऑफ रेस अराउंड इज़ ऑटोमेटिकली सॉल्व। इसमें जो रेस अराउंड का जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। इस मास्टर स्लेव का जो मेन मकसद है इसमें, वो रेस अराउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है, बस यही होता है, ठीक है। रेस अराउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मास्टर स्लेव का इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ पूछा जाता है वाई वी यूज़ मास्टर स्लेव, तो आप बता देना टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है। तो ये इसका इस्तेमाल करोगे ना तो ये रेस अराउंड कंडीशन को सॉल्व कर देता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए व्हेन क्लॉक इक्वल्स टू 0, अगर क्लॉक की वैल्यू 0 हो तो क्या होगी, तब क्या होगा, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, इनहिबिटेड, मतलब वो वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लेव कहते हैं। स्लेव जो होगा वो इनेबल हो जाएगा। अब एस आर फ्लिप फ्लॉप टेक्स द आउटपुट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप एज इनपुट्स एंड गिव द आउटपुट अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए क्लॉक की वैल्यू 0 है ना, तो एस आर इनेबल हो जाएगा। वो जेके का इनपुट जो होगा वो एज अ एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर इनपुट की तरह काम करेगा। वो क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि हमारे पास जो मास्टर स्लेव बन रहा है वो सबसे पहले जेके का मास्टर में जो हमारा क्या आ रहा है, जेके फ्लिप फ्लॉप आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहा है। अब जेके ही सबसे पहले इनपुट लेगा ना, इसीलिए एस आर फ्लिप फ्लॉप क्योंकि उसके बाद में है, ठीक है। तो एज अब ये इनपुट कहाँ से लेगा, वो जेके का जो इनपुट आएगा वही लेगा ना इसमें, ठीक है। तो जेके जो है वो तो बंद रहेगा, वो कुछ काम नहीं करेगा, वो अपना स्टेट जो है चेंज नहीं करेगा जेके, अगर क्लॉक की वैल्यू 0 होती है तब, ठीक है। जेके वैसा ही रहेगा, बट जेके का जो इनपुट है, जे और के का जो इनपुट है वो एस आर में चला जाएगा, ठीक है, बस ये बोल रहा है। अब देखते हैं हम आगे। When clock is JK flip flop is inhibited and SR flip flop is enabled, the SR flip flop takes the output of JK flip flop as inputs and give the output according to truth table of SR flip flop। अब जो इसका आउटपुट जो होगा SR flip flop का बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा SR flip flop का ट्रूथ टेबल बन के हमने सॉल्व किया था पहले, ठीक है, ऐसे ही इसमें भी होगा। बस यही इसमें डिफरेंस है मास्टर स्लेव में। हैंस वी कंक्लूड दैट व्हेन मास्टर इज़ वर्किंग देन स्लेव इज़ नॉट वर्किंग। वही इसमें आपको बताना है कि जब मास्टर अगर वर्क कर रहा हो तो स्लेव जो है वर्क नहीं करेगा, और अगर स्लेव जब वर्क कर रहा हो तो मास्टर वर्क नहीं करेगा, और स्लेव इनपुट लाइन ले लेगा मास्टर से। ये आपको बताना है एग्ज़ाम में, ठीक है। और आउटपुट ऑफ स्लेव कैन नॉट चेंज एट दिस हैंस प्रॉब्लम ऑफ रेस अराउंड इज ऑटोमेटिकली सॉल्व। और इसमें जो है आपका रेस अराउंड कंडीशन जो होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑल्सो व्हेन स्लेव इज वर्किंग देन मास्टर इज नॉट वर्किंग, स्लेव टेक्स द आउटपुट ऑफ मास्टर एज इनपुट एंड गिव द आउटपुट एज डिजायर। वही चीज़ इसमें बता रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे एग्ज़ाम में भी पूरा अच्छे से डिफाइन करना है, पूरा अच्छे से लिखना है क्या चीज़ काम कर रहा है मास्टर और क्या स्लेव काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, और उसके बाद उसका कंक्लूजन में बता देना है मास्टर स्लेव का मेन मकसद क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब हम चलते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप बहुत ही आसान है। देखिए द डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग आइदर एस आर फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप का यूज़ कर लो
या फिर जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज़ कर लो। किसी एक का यूज़ करके भी आप जो है डी फ्लिप फ्लॉप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ये बताया गया इसमें। डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग बोथ द इनपुट जे एंड के। अब इसमें इन्होंने लिया एस आर की जगह पे इन्होंने जे के ले लिया। ठीक है, एस आर नहीं लिया इन्होंने, जे के फ्लिप फ्लॉप ले लिया। अब जे के फ्लिप फ्लॉप जब लोगे तो जे और के को ज्वाइन करेगा एज अ, उसमें इन्वर्टर लगा देगा। ठीक है, वो देखिए कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय ज्वाइनिंग बोथ द इनपुट जे एंड के। जे और के दो इनपुट है ना, इन दोनों को ज्वाइन कर देगा, मतलब कनेक्ट कर देगा और उसमें इन्वर्टर लगा देगा। जे के फ्लिप फ्लॉप बाय एन इन्वर्टर एज सोन इन फिगर 7.28। अब देखिए इसमें जे एंड के है। ठीक है, दो इनपुट है तो दोनों को कंबाइन कर दिया गया, देखिए ध्यान से, और इन्वर्टर लगा दिया गया है। ठीक है, इसी को हम कहेंगे डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो ये ऐसे काम करेगा। फ्रॉम इट इज क्लियर डी फ्लिप फ्लॉप हैज ओनली वन इनपुट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इज शोन इन फिगर। और इसमें जो आपका इनपुट लाइन है सिर्फ एक ही हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आपने जेके को दोनों को कंबाइन कर दिया है, दोनों इनपुट्स को, जी और के दोनों का इनपुट जो था वो आपने कंबाइन करके उस इन्वर्टर में यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ एक ही इनपुट बच गया है डी का। ठीक है, ये आपको डी फ्लिप फ्लॉप एग्ज़ाम के अंदर ऐसे बताना है। ओके, क्योंकि इसमें एक ही इनपुट है और एक क्लॉक वाला इनपुट ले सकते हो आप। और एक हमारा आता है, अब देखिए इन्होंने व्हेन क्लॉक 1 डी इक्वल्स टू 0 देन जे इक्वल्स टू 0 एंड के इक्वल्स टू 1 बाय ट्रूथ टेबल जे के आउटपुट इज 0। क्यू की वैल्यू 0 आएगी। वो कैसे? देखिए, जब हम क्लॉक की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, एंड डी इक्वल्स टू 0 और डी की वैल्यू हमने 0 ले लिया, तो अब ये कैसे काम कर रहा है? देखिए, डी की वैल्यू हमने 0 ले लिया, यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 लिया है। तो इसमें देखिए ये कैसे काम कर रहा है कि डी की वैल्यू हमने 0 लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो सीधी लाइन जा रही है जे के पास, जिसकी वजह से जे का वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बट के की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है, जिसके वजह से 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जे की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू 0 है तो वो डायरेक्टली जे की वैल्यू 0 कर देगा। ओके, तो जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 1। अब 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 0 आएगी। बाय थ्रू ट्रेवल जे के आउटपुट इज़ 0। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 इन्होंने बताया है। अब इसमें हमने इन्वर्ट किस लिए नहीं किया? क्योंकि इसमें इन्वर्ट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये डी फ्लिप फ्लॉप में हमने बस एंड गेट का इस्तेमाल किया है। अब व्हेन क्लॉक इक्वल्स टू 1 में, क्लॉक अगर 1 है और डी की वैल्यू 1 है तो क्या होगा? जे की वैल्यू तो 1 हो जाएगी डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इन्वर्टर नहीं है और इसमें इन्वर्टर है, तो के की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 0, जे मल्टीप्लाई के क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई 1 0 हो जाएगा बाय ट्रूथ टेबल। फिर से क्या आंसर आएगा? 1 आ जाएगा। 0 किस में? एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें जो आपका जो डीप फ्लिप फ्लॉप है ना, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आपके जे के फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल के बेस्ड पर आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने इसमें जे के का फ्लिप फ्लॉप को इनपुट लिया है ना, तो इस वजह से इसका जो ट्रूथ टेबल का जो बता रहा है आपको, जैसे यहाँ बताया गया ऊपर में मैंने आपको बता रखा है, जे के को आप सॉल्व करोगे ना, इसका ट्रूथ टेबल ऐसे बनेगा। जे के अगर 0 0 होता है तो नो चेंज, 0 1 होता है तो 0 आएगा, 1 0 होता है तो 1 आएगा, 1 1 होता है तो क्यू बार का नेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल है, और इसको आप सॉल्व करोगे ना केस लगा करके, तो ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। या फिर आप इसको याद भी कर लीजिए, तो जिससे आपको आसानी हो जाएगी जे के फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल। ठीक है, आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जे के ट्रूथ टेबल आपने समझ लिया,
क्योंकि यहाँ पर जे की वैल्यू वहाँ पर हमारी थी 0, के की वैल्यू 1 थी, तो जिसकी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास 0 आएगी। वो कैसा आया 0 हमारे पास, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जे की वैल्यू 0 थी, के की वैल्यू 1 थी, तो आउटपुट क्या आया था हमारा, और यहाँ पे इन्होंने बोला भी है बाय ट्रूथ टेबल ऑफ जे के आउटपुट इज़ 0। तो जे के ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 1 है। और व्हेन क्लॉक इक्वल्स टू 1, तो डी अगर 1 हो जाता है तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी और के की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ट्रूथ टेबल में देखेंगे, जे के ट्रूथ टेबल में कि कहाँ पर जे है, मतलब जे की वैल्यू 1 है, कहाँ पर के की वैल्यू 0 है। अगर जे की वैल्यू 1 और 0 होती है तो इसका जो आउटपुट आएगा ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग वो 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एंड गेट का इस्तेमाल करके हमने सॉल्व नहीं किया है, तो वो आप माफ़ कीजिए चाहता हूँ मैं, वो जो मैंने आपको बताया था कि एंड गेट का इस्तेमाल किया है इसमें, वो ऐसा नहीं हुआ है, वो एज अ ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल किया है इसमें, तो सॉरी। लेकिन आपको जो है मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन ही दूंगा, कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, पूरा आपको सही सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। ये था आपका पूरा। अब चलते हैं, ये तो हो गया। अब टी फ्लिप फ्लॉप पे आ जाओ। टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप में कंफ्यूज मत हो जाना, किसमें इसमें थोड़ा बहुत बस अंतर ये है कि डी में हम नॉट गेट मतलब इन्वर्टर इस्तेमाल करते थे, टी में हम इन्वर्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और टी फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंसिडर बाय जॉइनिंग बोथ द इनपुट जे एंड के ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। और इसमें क्या है कि जे के फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ इसको हम टी फ्लिप फ्लॉप को बना सकते हैं। ठीक है, बट डी फ्लिप फ्लॉप में क्या था कि उसमें जे के और एस आर दोनों का इस्तेमाल करके हम बना सकते थे। अब टी में क्या है कि सिर्फ जे के का इस्तेमाल करके हम जो इसमें हम बना सकते हैं, जैसा कि बुक में बताया गया है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। ओके, अब देखिए टी फ्लिप फ्लॉप में क्या है कि जे के का इस्तेमाल किया है। ओके, और इसमें हमें कोई भी इन्वर्टर नहीं लगाना है, और दोनों के जो इनपुट लाइन है जे और के दोनों को कंबाइन कर देंगे। देयरफॉर टी फ्लिप फ्लॉप आल्सो हैज़ ओनली वन इनपुट ब्लॉक डायग्राम टी फ्लिप एज फिगर। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही कंबाइन कर दिया गया है, बट इसमें जो है हमने इन्वर्टर नहीं लगाया है, ये ध्यान रखना है आपको। और डी फ्लिप फ्लॉप में हमने इन्वर्टर लगाया था। ओके, व्हेन टी इक्वल्स टू 0 देन जे इक्वल्स टू 0। अगर टी की वैल्यू 0 हो जाती है तो जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, और के की वैल्यू भी 0 ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली जे के दोनों की वैल्यू 0 होगी। अब ट्रुथ टेबल में देखेंगे जे के का आउटपुट क्या आ रहा है, रिमेन सेम एज इनपुट, क्योंकि वहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज बता रहा है। देख, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखिए, अगर जे और के दोनों की वैल्यू 0 आती है तो नो चेंज आउटपुट में आना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर टी डी कुछ भी सॉल्व करना हो ना, आपको सबसे पहले ट्रुथ टेबल आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए, रखना पड़ेगा आपको, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, चाहे आप इसको रट लीजिए, चाहे आप इसको समझ करके निकाल भी सकते हो। ओके, बट ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप समझ करके आप अगर उसको याद करते हो ट्रुथ टेबल को, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपको मैं बता दूं, अगर आप सिंपली रट करके अगर ट्रुथ टेबल जाते हो बिना समझे, तो आप उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे 100%। इसलिए मेरे वीडियो को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप उसकी थोड़ी बहुत तैयारी कीजिए खुद से। ओके, अब देखिए मास्टर स्लेब में, मास्टर स्लेब तो हमारा हो चुका था। टी फ्लिप फ्लॉप पे देखिए, ऐसा था हमारा, बस इसमें यही है और कुछ नहीं है डिफरेंस, मैंने आपको बता दिया टी फ्लिप फ्लॉप का। अब स्टेट टेबल क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, स्टेट टेबल शोज द इनपुट्स आउटपुट्स एंड फ्लिप फ्लॉप स्टेट चेंजेस फॉर सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो देखिए स्टेट टेबल क्या होता है। देखिए, स्टेट टेबल शोज द इनपुट्स आउटपुट्स एंड फ्लिप फ्लॉप स्टेट चेंजेस फॉर सीक्वेंशियल सर्किट। ये एक सीक्वेंशियल सर्किट को
जो डायग्राम है वो उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें इस टेबल का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, इस टेबल में इनपुट लाइंस होती है, आउटपुट्स होते हैं, नेक्स्ट स्टेट होता है इसके अंदर। ठीक है, देखिए द स्टेट टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस। इसमें 4 सेक्शन होते हैं जिसको प्रेजेंट स्टेट कहा जाता है, दूसरा इनपुट्स, तीसरा नेक्स्ट स्टेट, चौथा आउटपुट। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, द प्रेजेंट स्टेट शोज द स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स बिफोर द ऑकरेंस ऑफ ए क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स जनरेट होने से पहले जो हमारा प्रेजेंट स्टेट होता है उससे कहते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेट शोज द स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप आफ्टर द क्लॉक पल्स एट टाइम। किसी टाइम पर जो है क्लॉक पल्स जनरेट होने के बाद जो है उस टाइम पर जो नेक्स्ट स्टेट आएगा उसे कहेंगे हम नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए द इनपुट्स एंड आउटपुट सेक्शंस लिस्ट द वैल्यू ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स ड्यूरिंग द प्रेजेंट स्टेट। अब जो भी हमारा डायग्राम है, सर्किट है, उसमें जो इनपुट्स होंगे उस इनपुट के अकॉर्डिंग उसका आउटपुट होगा। ठीक है, तो वो इनपुट लाइन हो गया और आउटपुट जो होता है वो आउटपुट लाइन्स होगी। ठीक है, 4 सेक्शंस कंप्लीट हो गए। अब इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको। इसमें स्टेट टेबल में क्या है, सिर्फ टेबल होता है। इसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट होता है, फिर इनपुट होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट, उसके बाद आउटपुट होता है। ठीक है, अब जितने इसमें फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उतने इसके जो प्रेजेंट स्टेट उतने ही होंगे। जैसे 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो 2 की पावर 2 कितने हो गए, 4। तो इसमें 4 प्रेजेंट स्टेट होंगे। जैसे 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1, ये हमारे पास 4 हैं इसमें। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको एग्जांपल के माध्यम से। अब ये देखिए हमारे पास स्टेट टेबल कौन कौन से में, प्रेजेंट, नेक्स्ट, आउटपुट और इनपुट। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास ये फ्लिप फ्लॉप हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं इसमें। एक है हमारा, देखिए ये जेके का एक फ्लिप फ्लॉप, दूसरा फ्लिप फ्लॉप ये रहा नीचे। ठीक है, तो ये 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं जिसके वजह से इसके कितने आउटपुट कितने प्रेजेंट स्टेट बनेंगे, 4 बनेंगे। 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। अगर यहाँ 3 फ्लिप फ्लॉप्स होते तो उसमें 8 आउटपुट्स मतलब 8 प्रेजेंट स्टेट बनते। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट स्टेट कितने हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 फ्लिप फ्लॉप्स है और इसका इनपुट हमारे पास एक ही होता है, आउटपुट भी हमारा एक ही होता है। ठीक है, तो इनपुट में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और आउटपुट में भी हमारा 0 या फिर 1 कुछ भी हो सकता है। अगर हमारा x की वैल्यू 0 है तो देखिए क्या होगा, मतलब इनपुट हम 0 देते हैं तो मतलब ये है कि इस सर्किट के अंदर अगर इनपुट हमने 0 दिया तो उसका टेबल में कैसे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, प्रेजेंट स्टेट में क्या होगा। देखिए प्रेजेंट स्टेट में देखिए Q1 Q2 है, इसमें क्योंकि 2 है, जैसे S और R होता है वैसे ही इसमें Q1 और Q2 ले लिया है हमने, तो Q1 और Q2 लेंगे हम, तो इसमें 4 है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, अब ये ध्यान रखना है आपको कि अब जो नेक्स्ट स्टेट है हमारा, इसका हमने x की वैल्यू 0 ले लिया, मतलब इनपुट में हमने 0 लिया है, तो उस समय हमारा जो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 0 0 अगर होता है हमारा उस समय 1 1 होगा इसका नेक्स्ट स्टेट, और 0 1 होगा तो 1 1 होगा। ठीक है, 1 0 होगा तो 0 0 होगा, ऐसे ही 1 1 होगा तो इसका नेक्स्ट स्टेट 1 0 होगा। ये सब कब हो रहा है, जब x की वैल्यू हमने 0 लिया है तब। और अगर हमने x की वैल्यू 1 लिया होता तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेट आता वो ऐसे आता, 0 1 0 0 1 1 और ये 1 0। और ये जो नंबर्स है ना 1 1 1 0 0 0 जो बोल रहा हूँ मैं, ये माना गया है। ठीक है, ये हमने माना है इस टेबल को बनाने के लिए। इस टेबल के बेस पर हमारा डायग्राम बनता है, स्टेट डायग्राम। ठीक है, स्टेट टेबल के बेस पर स्टेट डायग्राम बनता है। और अगर स्टेट डायग्राम आपको दिया गया है तो उस
डायग्राम के बेस पर आप जो है स्टेट टेबल भी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ओके, तो देखिए ये जो 0001 ये सब हमने मान लिया है इसमें Q1 और Q2 में। उसके बाद जो x अगर 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारा नेक्स्ट स्टेट ये होगा, और अगर 1 लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेट ये होगा हमारा। और आउटपुट में हमारा x की अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारा ये होगा, और अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा आउटपुट ये होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए आप समझ चुके हो क्या है स्टेट टेबल। स्टेट टेबल के बेस पर हम जो स्टेट डायग्राम बनाते हैं वो देखिए कैसे। अब आप स्टेट टेबल समझ चुके हो क्या होता है नहीं होता है। उस टेबल में हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं, जिसमें इनपुट लाइंस, आउटपुट लाइंस एंड हमारे प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसके बेस पर हम जो है स्टेट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हम स्टेट डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। स्टेट डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट टेबल। स्टेट टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही स्टेट डायग्राम कहलाता है। जैसे हम पहले क्या करते थे कि एक ट्रूथ टेबल से हम उसका सर्किट डायग्राम बनाते थे ना, वैसे ही ये भी है हमारा कि स्टेट टेबल से हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये हुआ कि आप कुछ सिंबल बना रहे हो, उसी को हम कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी जो सर्कल ये सब बना रहे हैं ये सिंबल ही तो है। अब देखिए इन स्टेट डायग्राम ए स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल एंड द ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट इज इंडिकेटेड बाय डायरेक्टेड लाइन, जिसे आर्क कहा जाता है। ये जो लाइन्स है ना, एरो का सिंबल, एरो की जो लाइन्स है इसे हम आर्क कहेंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्टेड लाइन कह दो इसको। ठीक है, और उसका जो स्टेट होता है ना उसे हम सर्कल से डिनोट करते हैं। ये जो सर्कल है हमारा, इसको ये इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेट है। ठीक है, वो कैसे देखिए, इसमें हमारा जो इनपुट और आउटपुट दो होते हैं। ये जो स्लैश से पहले जो होगा वो इनपुट कहलाएगा, और स्लैश के बाद वाला जो होगा वो आउटपुट कहलाएगा। इतना आपको अभी ध्यान में रख लेना है, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या चीज़ें हैं ये सब। ठीक है, अब इन्होंने देखिए सिंपल सा एग्जांपल के माध्यम से बना कर बता रखा है। देखिए प्रेजेंट स्टेट में क्या है 0 0, नेक्स्ट स्टेट में 0 0, इनपुट्स में 0, आउटपुट्स में 0 है। अब देखिए इस टेबल ये एज अ टेबल की तरह काम कर रही है। जो प्रेजेंट, नेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट है ना, 4 सेक्शंस है, इसमें हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये एज अ टेबल की तरह काम कर रहा है। इस टेबल से हमें स्टेट डायग्राम बनाना है। अब वो ऐसा डायग्राम बनेगा, वो कैसे बन रहा है वो देखिए अब मैं बताता हूँ। प्रेजेंट स्टेट क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम 0 और 0 है। तो हम क्या करेंगे कि जो सर्कल है ना, पहले सर्कल बनाएंगे। प्रेजेंट स्टेट को शो करने के लिए हम पहले सर्कल बनाएंगे। उस सर्कल के अंदर हमने 0 0 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर से 0 0 पे ही हमें जो है एरो को यानी आर्क लाइन को हमें ले जाना पड़ेगा। अब क्योंकि कोई दूसरा यहाँ पर अगर नेक्स्ट स्टेट में 0 0 की जगह पर 0 1 होता ना, तो यहाँ हम दूसरा सर्कल बना लेते 0 1 का नाम का। ठीक है, बट यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट स्टेट में 0 0 ही बोला है। अब क्योंकि 0 0 एक ही है तो इसी के ऊपर दोबारा से वापस आ जाएगा घूम करके एरो, जिसे आर्क कहते हैं। ये आर्क लाइन जो है वापस घूम करके ऐसे इसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया, इसको हम कहेंगे नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट का मतलब ही ये होता है कि प्रेजेंट स्टेट जो है उसके बाद जो स्टेट आ रहा है उसे कहेंगे हम नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट 0 0 था, नेक्स्ट स्टेट क्या है फिर से 0 0 है, तो उसको 0 0 से शुरू करते हुए फिर से वापस 0 0 के ऊपर ले आएंगे एरो को। ओके, अब देखिए इनपुट्स और आउटपुट क्या है। इनपुट 0, आउटपुट 0 है। तो यहाँ पर हम ये जो लाइन है ना, जो आर्क हमने बनाया है
उस लाइन के बीचों बीच हम यहाँ पर लिख देंगे 0 और /0, क्योंकि इनपुट हमारा 0 है, आउटपुट भी 0 है, इसलिए ये हमारा बनकर तैयार है। हमारा स्टेट डायग्राम बनकर तैयार है स्टेट टेबल के हेल्प से। और स्टेट डायग्राम के हेल्प से भी हम स्टेट टेबल बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सर्कल है इसके अंदर जो 0 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट स्टेट जो है हमारा वो 0 0 है, और ये जो आर्क लाइन है वापस से आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी 0 0 है, ठीक है। और ये जो 0/0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट लाइन भी 0 और आउटपुट लाइन भी 0 है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हमने प्रेजेंट, नेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट चारों सेक्शन का भी निकाल लिया। तो टेबल से डायग्राम बनाना, डायग्राम से टेबल बना सकते हैं हम आसानी से, ठीक है। इसका और भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। और जैसे इन्होंने ये जो डायग्राम बना रखा है इन्होंने, ये वाला, ये कौन से टेबल के हेल्प से बनाया, देखिए स्टेट डायग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टेट टेबल शो इन टेबल 7.13। अब 7.13 नाम का कोई टेबल है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ध्यान से देखिए, प्रेजेंट स्टेट में क्या है हमारे पास, Q1 और Q0 का 0 0 है ना शुरुआत में, और इनपुट हमने 0 लिया है, और नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा हमारा, 0 0 ही आएगा, ठीक है। और आउटपुट भी हमारा 0 आएगा, ठीक है। ये हमारा है, ठीक है। अब इसको हम आगे करते हैं, डायग्राम में बनाते हैं। तो इसमें देखिए प्रेजेंट स्टेट हमारा क्या था, 0 0, नेक्स्ट स्टेट भी हमारा क्या है, 0 0 है। इसीलिए हमने यहाँ पर ये जो कर्व लाइन, ये जो आर्क है, जो हमने आर्क वाला जो लाइन है, इसको हमने वापस से मोड़ करके इसी पे ले आया है, ठीक है। उसके बाद इनपुट हमारा और आउटपुट भी दोनों 0 0 ही था, इसलिए हमने यहाँ पर 0/0 लिखा हुआ है, ओके। इतना आगे समझ में। उसके बाद अब हम आगे टेबल देखते हैं। अब देखिए टेबल, इसमें अब दूसरा क्या है, प्रेजेंट स्टेट क्या है, 0 0 है, और इनपुट क्या है, 1 है। इस बार इनपुट क्या है, 1, और आउटपुट क्या है हमारा, 0 है। उस लाइन के अंदर ही देखना है आपको, कहीं और नहीं देखना है। जो इनपुट लाइन में अभी 1 है, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेट में क्या है, 0 और 1, ये रखना है ध्यान आपको, और आउटपुट क्या है, 0 है, ओके। तो अब इसके बेस पर हम चलेंगे, आगे देखते हैं। अब देखना है कि 0 0 से अभी हमारा क्या था, प्रेजेंट स्टेट में था, तो यहाँ पर हमने 0 0 अभी यहाँ पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट क्या था हमारा, 0 1 था, तो हमने 0 1 के ऊपर एरो ले गए, ठीक है। ये जो एरो जा रहा है ना, ये 0 1 के ऊपर हम ले गए, ठीक है। और इनपुट में क्या था हमारा, 1 था, तो यहाँ पर हमने स्लैश से पहले हमने 1 लिखा, और आउटपुट में हमारा 0 था, इसलिए हमने स्लैश के बाद में 0 लिखा है, ठीक है। ऐसे ही सारे आपको करने हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ऐसे ही टेबल्स में देख देख करके ये आपको सारे करने हैं, ऐसे ही आपको हो जाएगा, ओके। स्टेट डायग्राम समझ चुके हो क्या होता है, और स्टेट टेबल क्या होता है। सो थैंक यू। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, ओके, और इसको शेयर करना ना भूलें, और मेरी वेबसाइट पर विजिट कीजिए digitizeworks.online, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। उस वेबसाइट में आपको हर एक टॉपिक वाइज जो है आपको वीडियोस मिलेंगी, और आपको कहीं कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और भी आपको उसमें कोडिंग की चीज़ें भी आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें कई सारी फैसिलिटीज़ उसमें और भी फ्यूचर में ऐड की जाएंगी उस वेबसाइट के अंदर। सो आप जो है डायरेक्ट वेबसाइट पर ही विजिट कर सकते हो, ओके। आपको यूट्यूब पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको उस वेबसाइट को ही शेयर करना है। अगर आप वेबसाइट से ही सारा काम कर रहे हो, तो आपको सिर्फ वेबसाइट को ही शेयर करना है, ठीक है। आप चाहो तो यूट्यूब को भी, वीडियोस को भी शेयर करके आप बच्चों को बता सकते हो कि उनकी एक वेबसाइट भी है, ठीक है। वहाँ से वो आप समझ जाएंगे। सो अभी तो वेबसाइट थोड़ी कुछ दिनों के लिए अभी मैं बंद कर रखा हूँ वेबसाइट को, वो चालू कर दी जाएंगी, ओके। सो थैंक यू।